दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी भारत में पाई जाती है। हाँ। टीबी का हर चौथा रोगी भारत में है। हाँ। टीबी से होने वाली हर मौत, तीसरी मौत वो भारत में होती है। तुम्हें समझाया उस दिन समझ में नहीं आया? हाँ। मैंने कहा सर आप ही ने तो हमारा परफॉर्मा फॉरवर्ड किया था और आपने कहा था सर नो मोर क्वेश्चन, गेट आउट। बाहर आते हमने कहा अब तो ये बात जिद पे आ गई। तो क्या करोगे जब फेल हो जाओगे? मैंने कहा सर 92 में मेरा एग्जाम है, 92 में फेल हो जाऊंगा मैं। हाँ। 94 में गुरुजी मतलब हमारे जो प्रिंसिपल और हेड है वो रिटायर हो रहे हैं। हाँ। फिर बोले मैंने कहा 2 साल बाद मैं एग्जाम दे दूंगा, 14 से पास हो जाऊंगा। हाँ, हाँ, हाँ। चूंकि मेरी खुद सांस फूल चुकी थी और मैंने वो दर्द समझ लिया था कि आपने का सांस फूलने का दर्द क्या होता है। मैंने कहा अब हम डॉक्टर बनेंगे और वो भी सांस के। शादीशुदा महिला है तो उसको मायके भेज देते हैं कि पहले ठीक हुआ तब हुआ, हमें और पूरे घर में टीबी हमारी अम्मा कर दोगे, अपने देवर को कर दोगे, तुम जाओ पहले। टीबी का स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या है? तो मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं अरे हमारी आदत है 2 बजे सोने के, मतलब क्या मतलब? आज बहुत पुअर लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, बहुत lifestyle। ज्यादा। श्रीदेवी एक हीरोइन रही जी। है और दुबई में उनकी Death। बड़े रहस्यमय तरीके से रहस्यमय डेथ हुई। और जी। तो किसी ने कहा अस्थमा था, किसी ने कहा कि अटैक आया था। कुछ बताएंगे डिस्कस कि क्या कुछ? 3 सफेद चीजें ऐसी हैं जो एकदम अपने जीवन से हटा दीजिए। पेड़ तो काटे जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। दुष्प्रभाव पड़ रहा है और सांस के रोगियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। आपका जो ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह होना चाहिए, रॉयल। वाह। आपका जो लंच होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, थोड़ा मॉडेस्टी का। और आपका जो डिनर यानी रात का खाना होना चाहिए वो भिखारी की तरह होना चाहिए। मिल गया तो ठीक, ना मिल गया तो क्या बात है सर। अभी हिना खान का सुना, ब्रेस्ट कैंसर है और टीबी का भी कुछ था उसमें। जी। दुनिया का सबसे जो कठिन करिकुलम है वो मेडिकल का है। आप सोचिए IAS बनते हैं, एक एग्जाम दिया आप IAS बन गए। 17 लाख लोगों की डेथ हो जाती है एयर पोल्यूशन पे, स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के कारण हमारे भारत में। अस्थमा होता क्यों है और क्या है ये बीमारी है? घर में पेट एनिमल्स नहीं होना चाहिए। घर को घर रखिए, चिड़ियाघर मत रखिए। हाँ, 3 चीजें तो आपने बातों में सिखाई दी हैं कि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट। एक और चीज सिखा दी कि जिद। कि साहब महिला है घरेलू, अब उसको घर में झाड़ू भी लगानी है, हाँ, उसको सब्जी भी खाना सब कुछ करना है उसको। और अस्थमा की अक्सर ग्रसित महिला है, अगर झाड़ू लगाएगी तो 3 मिनट बाद उसकी सांस फूल जाएगी। हाँ। अगर वो छौंक लगाएगी किचन में जाए तो भी उसकी सांस फूल जाएगी। तो मैंने उसका समाधान निकाल लिया। एक जमाना आ गया था, आपको याद हो, जीरो फिगर का जमाना। लड़कियां डाइटिंग फिगर इसके पीछे पागल हो गई। कटरीना थी, उसके पहले वो करीना। ओके। समस्या क्या है कि उन्होंने रोल मॉडल मान लिया लड़कियों ने। जिस लड़की को देखो तीसरी लड़की को वो टीबी, और देखने में यूं, क्योंकि कुपोषण हो गया ना। ये कुपोषण हो गया। कैंची धाम में और नीम करोली धाम में दोनों में फर्क कुछ नजर आया आपको? मैं एक तो दर्शकों को क्लियर कर दूं कि कैंची धाम इज नॉट नीम करोली धाम। हाँ। ये बाबा का मुख्य नहीं है। नीम करोली धाम, बाबा ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, कैंची धाम इज वन ऑफ देम। इट बिकम पॉपुलर बिकॉज़ ऑफ द विजिट ऑफ द स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग। 6 घंटे अगर आपको मिनिमम स्लीप मिल रही है तो आपको किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी इंटरवेकेशन की जरूरत नहीं है, किसी वैकेशन की जरूरत नहीं है। आप बस काम को स्विच ओवर करते जाइए। टीबी के बैक्टीरिया एक बाउट ऑफ कस में 3000 से ज्यादा 3500 टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं। और टीबी होने के लिए 3 ही बैक्टीरिया काफी है। सूर्य के 5 मिनट के एक्सपोजर से दुनिया में ऐसा कोई टीबी का कीटाणु नहीं है जो मर ना जाए। नमस्कार, न्यूज़स्टार 7 मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम यहाँ पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं तो यकीन मानिए हम एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आपको मिलवाने वाले हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपको अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मेडिकल साइंस को भी बारीकी तरीके से जानने में बहुत आसानी होगी। जो शख्स हैं, अगर हम उनके इंट्रो पे बात करें, इंट्रो देने पे आए तो इधर ही हम 5 मिनट तक उनको पढ़ के इंट्रो दे सकते हैं, लेकिन 5 मिनट भी मुझे लगता है इंट्रो कंप्लीट नहीं होगा। जिन्होंने एक छोटे से ज़िले से, छोटे से गांव से निकल के दुनिया में वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट, 2% डॉक्टर्स में अपना नाम शुमार किया हो, उनकी तो बात ही क्या कहने। नाम है डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, जो इस समय KGMU हॉस्पिटल के HOD हैं और प्रोफेसर हैं। और मैं फिर वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इंट्रो कर दूंगा तो बहुत कम पड़ जाएगा सर के अचीवमेंट्स के आगे। सो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी पंकज जी, बहुत बहुत नमस्कार। और न्यूज़स्टार 7 मीडिया में मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आपके स्टूडियो में आया हूँ, लेकिन आपकी टीम, आपके जो एम्बियंस है, आपके जो पूरे एनवायरनमेंट में वाइब्रेंसी है, वो इसको एक अलग एनवायरनमेंट दे रही है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कई समय से आपके साथ ट्राई कर रहा था कि पॉडकास्ट हो। आप काफ़ी व्यस्त थे, कई महीने हो गए हैं। हाँ। कुछ ऐसा टाई अप नहीं हो पा रहा था, बिजी थे काफ़ी। जी। सर मुझे बताइए कि आप इतने बड़े पायदान पे आज हैं, इस लेवल पे हैं,
लेकिन ये जर्नी कहीं से तो शुरू होती है, रास्ता कहीं से तो निकलता है। आज आप जहाँ जिस मंजिल पे आए हैं तो उस मंजिल का रास्ता शुरू कहाँ से हुआ, तो जन्म कहाँ हुआ और कैसे आप इतने बड़े डॉक्टर बने। लेकिन पहले मैं यही पूछूंगा कि जन्म कहाँ हुआ और उस समय का माहौल कैसा था। पंकज जी, मेरा जन्म जो हुआ है इटावा जनपद के एक छोटे, मतलब हेड ऑफिस से मुख्यालय, इटावा मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है ममनीपुर। आज भी उसमें अपना पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, बहुत छोटा गांव है, ममनीपुर गांव है। ठीक। और बस मैं ये कह सकता हूँ गर्व के साथ कि मुझे जो परिवार विरासत में मिला, उसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ना हो, लेकिन 2 चीज़ें मुझे परिवार से मिली। एक तो एकेडमिक्स मिली और दूसरा स्पिरिचुअलिटी मिली। स्पिरिचुअलिटी तो मेरे जो बाबा थे पंडित गंगा प्रसाद त्रिपाठी, वो एक हमारे गांव के एक बहुत बड़े भागवत के विद्वान थे। और धर्म और हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, ये उनके रग रग में बसी हुई थी। और हमारे गांव में एक रियासत भी हुआ करती है, अभी भी उसका जो हवेली है वो बनी हुई है। तो उस रियासत के वो कुलगुरु भी थे। तो ये तो मेरी बैकग्राउंड थी, जहाँ से एक स्पिरिचुअलिटी होगी, धर्म का वो होगा, तो एक संस्कार की कार्यशाला जो है उसमें पढ़ती है। और दूसरा, हमारे घर में एक अनुशासन की भी कार्यशाला बह रही थी। हमारे ताऊ जी जो थे स्वर्गीय ब्रह्मदत्त त्रिपाठी जी, वो उन्होंने काफ़ी इंडियन मिलिट्री सर्विसेज को सर्व किया था। और ज़्यादातर वो विदेशों में रहे, बर्मा में, सिंगापुर में वगैरह वगैरह। तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक अनुशासन जो आना चाहिए जीवन में, वो मुझे लगता है कि वहाँ से आया। तो आप देख रहे हैं एक कनेक्ट मेरा स्पिरिचुअलिटी से हो रहा है, एक कनेक्ट मेरा मिलिट्री से हो रहा है, डिफेंस सर्विसेज से हो रहा है, तो वहाँ से अनुशासन आता है। और तीसरा मैंने बात की कि एकेडमिक्स, तो हमारे चाचा जी एक इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चर थे, हमारी बुआ जी एक लड़की की प्रिंसिपल थी, और हमारे परिवार में और भी जो हमारे बाबा के और अन्य लोगों के घर परिवार थे वो ज़्यादातर टीचर ही थे। तो शिक्षक परिवार में जन्म लेना, डिफेंस सर्विसेज की बैकग्राउंड में जन्म लेना, साथ साथ स्पिरिचुअलिटी की बैकग्राउंड जन्म लेना, मुझे ऐसा लगता है कि गंगा यमुना जमुना की त्रिवेणी की तरह ये मुझे बचपन में जो मिला है। क्या बात है। तो और हमारे बाबा का बड़ा सम्मान था, आसपास में बहुत बड़े एरिया में बड़ा नाम था। तो इस तरह की मुझे विरासत मिली। मुझे गर्व हो रहा है कि मुझे भगवान ने ऐसा परिवार दिया जिसमें मैंने जन्म लिया। ठीक है। शुरुआती पढ़ाई आपने कहाँ से की? शुरुआत की पढ़ाई मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो बिल्कुल बच्चे हैं, मैं उनका कहना चाहता हूं कि मुझे आज भी गर्व होता है कि मैंने उत्तर प्रदेश के जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होता है, अभी कुछ सालों से कुछ गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने का थोड़ा क्रेज़ कम हो गया है, लेकिन मैं बताऊं कि उस समय क्रेज़ तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ने का था। और सरकार प्राइवेट मास्टर भी क्या कमाल होते थे सर की, मतलब एकदम डिसिप्लिन, डर। तो मैं बता रहा हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं गांव के स्कूल में गया। अच्छा, उस समय माँ बाप एडमिशन कराने नहीं जाते थे। अच्छा, आजकल तो पेरेंट का मतलब ही हो गया है कि पापा और मम्मी, पहले ऐसा नहीं होता था। तो बाबा जी की मृत्यु हमारे जन्म से पहले हो चुकी थी, दादी जी हमारे घर में थी, तो हमारा एडमिशन कराने हमारे ताऊ जी ले गए थे। यानी बाबा सर आपके फादर या दादाजी? नहीं, दादाजी। दादाजी, ठीक। दादाजी को मैंने देखा नहीं। ठीक। हाँ, दादाजी के छोटे भाई, छोटे बाबा, मैंने उनको देखा, लेकिन अपने बाबा को नहीं देखा। दादी थी, और दादी भी बड़ी धार्मिक महिला थी। तो हमारे ताऊ जी एडमिशन कराने ले गए थे। तो मुंशी जो हेड थे प्रिंसिपल, उनको हम लोग मुंशी कहते थे। तो मुंशी जी ने 3 महीने पहले कहा कि पंडित जी, ये बच्चा तो बहुत पढ़ने में है, इसको अगली क्लास में बिठाल दूँ? बिठाल दो। फिर 3 महीने बाद वो गए। पेरेंट टीचर मीटिंग जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, बस ऐसे बीच बीच में चले जाते। बहुत कम गार्जियन थे जो स्कूल में जाते थे। आप समझिए, स्कूल के समय आपका गार्जियन, पेरेंट, माई बाप जो भी था, वो स्कूल का हेडमास्टर था, टीचर था। हाँ। और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि वो पहले तो डंडे पड़ते थे, आप बता नहीं पा रहे हैं। तो भगवान की कृपा से मुझे ऐसे ऐसे करके कभी डंडे नहीं खाने पड़े। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे, हुआ क्या था कि मेरी माता जी जो थी, वैसे तो हाउस वाइफ थी, होम मेकर जिसको आजकल कहते हैं, लेकिन अच्छा, मेरा जो एडमिशन हुआ वो 5 वर्ष की उम्र में हुआ, क्योंकि पहले केजी और ये नर्सरी ये सब कुछ होता था, सीधा फर्स्ट में एडमिशन होता था। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि खाली बैठे थे तो वो भी खाली रहती थी, तो हमें लगता है 1, 2, 3 की पढ़ाई उन्होंने पहले ही करा दी। वो भी चिल्ला के। अच्छा, स्कूल उस समय कैसे होते थे सर, मतलब खुले या जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर? ऐसा था कि पुरानी बिल्डिंग थी, ओके, और खुला मैदान था। खुला मैदान, ठीक। और पानी के लिए
अब पानी की बोतल इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, तो फर्नीचर भी ऐसा नहीं था, जमीन पे बैठ के पढ़ते थे टाइप कुछ, और ऐसी बिछाने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो एक हाथ पे हम लोग पट्टी लेते थे, बुदक्का होता था, और यहाँ वो बगल में एक बोरा दाब लेते थे। ओहो, तो अपने बोरे को बैठ के बिछाना के बैठना पड़ता था। वाह सर। तो पट्टी और अपना वो बुदक्का माने जिसमें डुबो के लिखना पड़ता है स्लेट पे। तो स्लेट जानते होंगे, पट्टी तो ये लोग जानते नहीं होंगे आजकल के लोग। तो वो एक पट्टी हुआ करती थी, और पट्टी को साफ किया जाता था, उसको ऐसे लेके शीशी से घिसाई की जाती, वो चमक जाती थी, उसमें लेख बढ़ जाता था। तो अभी देखिए आजकल के बच्चों का उतना अच्छा राइटिंग नहीं है, तो उसमें हम लोग को सुलेख करवाया जाता था। करेक्ट, इमला कराई जाती थी। इमला माने बोल के, और सुलेख माने कोई दे दिया गया मैटर, सुलेख कलम दबात सुलेख। हाँ, सु माने सुंदर, लेख माने लेख। ओके, तो इस पे बड़ा फोकस था। सुलेख के अलग से सर दोबारा डेफिनेशन इस बताएंगे। सु माने सुंदर, लेख मतलब लेख लिखना। ओके, तो सुलेख, वो कलम दबात से कलम दबात सुलेख करना। जी, ओके जी, अमेजिंग। और आपको स्कूल में एडमिशन होता था, हाँ, तो ऐसी कोई पार्टी या फंक्शन ऐसे नहीं होता था, पट्टी पूजा होती थी। ओके, तो पट्टी पर ही तिलक और वो सब लगा के मुंशी जी करवाते थे। पहला दिन आया तो आप पट्टी पूजा करिए, मतलब यही पट्टी है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी इलिटरेट से लिटरेट में। ओह, ये कॉन्सेप्ट था। आपको निरक्षर से साक्षर बनाने जा रही है, आपको ज्ञान देने जा रही है, क्योंकि उसी पे आप लिखेंगे। अब आजकल जैसे आप मोबाइल की पूजा करने लगे, बच्चा 6 महीने का मोबाइल चलाने लगता है, 6 महीने का, सही बात, लैपटॉप की पूजा करने लगे, उस टाइप का था। तो हमारे लिए तो वही पट्टी पूजा हुई। पट्टी पूजा के बाद एडमिशन हुआ, और भाई 1 साल के अंदर हम 1 2 3 सीधे 3 में पहुंच गए। 2 क्लास जंप सीधा 1 साल के अंदर ही हम 1 में एडमिशन लिया, सीधे 3 में पहुंच गए। हमने पहले साल जो परीक्षा दी, वो फिर डायरेक्ट हमने 3 की परीक्षा दी। उस समय जब बचपन में आप 1 से 3 में पहुंचे, तो वो काफी, मतलब बचपन ही पूरा है, 5-6 साल 8 साल। उसमें कुछ ऐसा नहीं था, छोटा मोटा काम मिलता था, हमको आता ही था। और बचपन, पूरा बचपन हमने असली बचपन जिया है। खूब खेलना कूदना, दौड़ना, भाग लगाना। मतलब क्या क्या खेल होते थे सर उस समय? कुछ नहीं होता था, वो कबड्डी होती थी, खो खो होते थे। ये दो खेल जो थे वो फील्ड के थे। ओके, और या फिर रेस होती थी, कौन जाना, दौड़ना। और आप समझिए कि 1 घंटा स्कूल में भी खेल को दिया जाता था। समस्या ये है कि आजकल के बच्चे तो मतलब बहुत कम ऐसा होता है, तो हम लोग को 1 घंटा फ्री कर दिया जाता था, क्यों खेलो जाओ। हाँ, तो वो एक कोड़ा बना लिया जाता था, और पीछे देखो मार खाई, उसका नाम एक्चुअली मैं भूल गया हूँ। वो पीछे देखो मार खाई, करेक्ट। तो उसमें एक गमछे का वो एक गांठ वांठ लगा के बना लिया जाता था, और उसमें अगर आपने पीछे देख दिया गलती से तो वो मार देता था, और बुरा लगता भी था। बुरा नहीं लगता था, मजा आता था। थोड़ा बहुत पीठ में कभी लगता, थोड़ा तो लगता था ना सर। जानबूझ के बच्चे कह देते थे मेरे लगे कूड़ा, तो अच्छा भी लगता था। मतलब लगता था, लेकिन लॉन्ग टाइम उससे कोई पेन नहीं होता था। हाँ, क्योंकि हम लोग भी खेलते थे वो स्कूल में। तो ऐसा डेयरिंग लगता था कि मैं डेयरिंग और डैशिंग हूँ, तो क्यों ना एक कूड़ा खा लूँ। और सबसे ज्यादा जो कूड़ा खाता था उसको अप्रिशिएट भी किया जाता था कि भाई आज इसने 11 कूड़े खाए, वाह भाई जामा चाहिए। तो क्या बात है सर। तो ये बचपन का था। वो फिर एक छुपा छुपाई था। हाँ, तो छुपने वाला व्यवस्था थी। आधी टीम इधर बढ़ गई, आधी टीम इधर, अब ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को कहाँ है। फिर एक होता था, ये गिरे हुए पत्ते हैं ना, तो उस पे हम लोग ऐसे लकीरें करते थे, काउंट कर करके वो पत्ते छुपा देते थे। अब तुम मेरे काउंट करो, हम तुम्हारे काउंट करें। उसमें जिसकी काउंटिंग में जिसके ज्यादा वो जीत गया। अब जीतने में कोई पारितोषिक अवार्ड नहीं मिलता था, लड़ाई होती थी लेकिन हाँ, लड़ाई भी होती थी, बेईमानी करते थे। आपने किसको मारा बचपन में? क्या दबा के दे दिया होगा? नहीं, वो नौबत नहीं आती थी, लेकिन हल्का फुल्का हो जाती थी। कभी तो मतलब एकदम, कभी एकदम बचपन में ही पुरुषोत्व जाग उठता था, ऐसी बात नहीं। तो वो आता था। अच्छा, भगवान की दया से इटावा की कुछ धरती भी ऐसी है, तो उसका भी असर ऐसा ही है। अच्छा, उस समय का जो माहौल था इटावा का, वो ऐसा था कि एक्चुअली इटावा शहर की लोकेशन क्या है? इटावा शहर किस सन की बात कर रहे हैं? ये मैं 1966 में मैं पैदा हुआ हूँ। 66, ओके। और मैं बात कर रहा हूँ अब 5 साल का हो गया, यानी 72 का, तो मैं 72, 73, 74 इस तरह की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उस समय मुलायम सिंह जी राजनीति में एक्टिव हो चुके थे? उस समय वो शायद उसमें टीचर थे, जो करहल में जैन इंटर कॉलेज है। ओके, इंग्लिश टीचर थे बताते हो? इंग्लिश टीचर थे? हिंदी के टीचर थे। ओके, हिंदी के टीचर थे, और कुश्ती उस्ती काफी करते थे। हाँ, उस समय नाम सुनते थे। फिर हम, क्योंकि आपकी जर्नी पे आएंगे, सुना। फिर मैं और बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया, हाँ, तो मेरी गांव में हुई। तो उसमें ये हुआ कि मुंशी जी ने कहा एक दिन पंडित जी से, जब मैं 3 में पहुंच गया, कि पंडित जी ये जो बच्चा है, माँ सरस्वती की इस पर कृपा है कि ये छोटा स्कूल, इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो क्षमता है, उसके लिए छोटा है।
हाँ, आप एक काम करो, इसको दूसरी जगह और अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दो। कृष्णा जी वाला जो एक सीन है कि वो बोलते हैं कि देखो आपके जो बेटे को यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकती है, किसी पढ़ने के लिए जाते जो हैं, है वो वहाँ भेजो, गुरुकुल उज्जैन भेजो, गुरुकुल में गुरुकुल भेजो। हाँ जी। तो वैसे ही आपके साथ तो हुआ। वैसे ही हमारी बुआ जी एक लड़कियों के स्कूल की प्रिंसिपल थी, और चाचा जी एक इंटर कॉलेज में थे। ठीक। तो अब मैं बीच में हूँ कि भाई क्लास 4th में एडमिशन कहाँ कराया जाए। तो फिर बुआ जी और चाचा जी कोइंसिडेंटली एक ही जगह थे। तो मेरे को बुआ जी के पास भेज दिया गया। हाँ। और दोनों ही बड़े स्ट्रिक्ट थे, बड़ा सख्त टीचर। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया, क्योंकि उम्र भी मैं ज़्यादा नहीं थी। तो बीच का रास्ता ही मेरा बच्चों जो लड़कों का प्राइमरी स्कूल था, मेरा नाम उसमें लिखा दिया गया क्लास 4th में। ओके। और मैं पढ़ता था बुआ जी जिसमें प्रिंसिपल थी, आराम से लड़कियों के साथ। ठीक, लड़कियों के साथ। द ओनली बॉय हु वाज स्टडीइंग इन दी गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज, ओके। बुआ जी लड़कियों की प्रिंसिपल थी, और मैं अकेला लड़का था। क्या उम्र थी सर उस समय आपकी? मेरी उम्र नहीं, वो उम्र नहीं थी जिसको आप सोचना चाह रहे हैं। हाँ। मेरी उम्र थी मतलब 5 साल का मैं गया हूँ एजुकेशन। ठीक है। 1 साल में 6 साल का होते हुए मैंने क्लास 3 पास किया। ओके। तो मैं 7 और 8 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। ठीक। और मेरा क्या है कि मेरा जब जन्म हुआ तो मैं एक प्री मेच्योर चाइल्ड हूँ। मेरा 7 महीने की उम्र में जन्म हो गया। तो ऐसे को 7 महीने के जन्म को बच जाए बच्चा, यही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे पालन पोषण बहुत हुआ था, और मेरे शुरू में मतलब नाक की एलर्जी हो जाना, निमोनिया हो जाना, ये सब बीमारियां भी बहुत थीं। ओके। तो मैं तो एक बार 3 साल का था, इतनी भयंकर निमोनिया हो गई, उस समय कहा गया डबल निमोनिया हो गई। अब बाद में जब बाजी में तो निमोनिया का ही डॉक्टर बन गया आगे चल के, तो मुझे पता चला दोनों फेफड़ों में जब निमोनिया होती है उसको डबल निमोनिया कहते हैं। ओह। तो मेरे बचने की कोई आशंका नहीं थी पहले। तो मेरे बचने की पता नहीं भगवान ने मन से नहीं बनाया क्या, मुझे क्या हुआ, जो भी था, या पार्ट टाइम मन से बनाया है, ऐसे नहीं कह सकते। आपको ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा, मन से बनाया। तो बनाया तो होगा, लेकिन आप बताइए, मुझे प्री मेच्योर चाइल्ड पे 7 महीने में पैदा कर दिया। इम्यूनिटी हमारी बहुत कमजोर। 3 साल की उम्र ऐसी आई कि मेरे माँ बाप घर वालों ने सोचा, अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ये बचेगा नहीं बच्चा। ओके। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, बनाया जरूर हमने कमजोर है, लेकिन बचा के तो हम जिस समय आप बीमार थे, कौन सोच रहा होगा कि ये जो 3 साल का जिसका डॉक्टर कह रहे बचेगा नहीं, डबल निमोनिया का स्पेशलिस्ट बनने वाला है, और दुनिया के 2% डॉक्टर्स में अपना नाम इस्तेमाल करने वाला है। 2% साइंटिस्ट। अच्छा, मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलता रहता हूँ, और कई लोग जब इस लेवल पे आ जाते हैं, इस पद पे आ जाते हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। हाँ। तो उनका जो बोलने का, बात करने का जो लहजा होता है, वो एकदम होता है इंग्लिशमैन टाइप। लेकिन जब मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील आ रहा है एकदम देहात का, एकदम प्रॉपर वो जो दिखाई दे रहा है, वो चीजें झलक रही है। बोलता हूँ ना, मैंने कहा मैं प्राइमरी स्कूल में गया। हाँ। तो अब मैं इस आपके स्टूडियो में, न्यूज़ के स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ। हाँ। मैं अभी वही पुराने स्कूल में जाके बैठ गया। करेक्ट। और मेरे सामने वो मुंशी जी जिनको देख के डर लगता था। हाँ। कभी मुझे पिटाई नहीं हुई, डंडा लिए रहते थे। राइट। और बहुत लड़के बच्चे जो बता नहीं पाते थे, उनको ऐसे पीटना पड़ता था। और डंडा वो मार रहे हैं हाथ में, और किसी ने पीछे कर दिया तो 2 डंडे की सजा 20 डंडे हो जाती है। डबल पढ़ने। वाह। अच्छा, डंडे भी बहुत तेज मारते थे, मतलब आजकल तो केवल टच कराते हैं बच्चों को। नहीं, आजकल तो बच्चे को डंडा आप दिखा नहीं सकते, वो तो, क्योंकि अब तो इलीगल भी हो गई काफी सारी, ऐसे मारते थे एकदम पूरा एकदम जी। अच्छा सर, मैंने भी डंडे खाए। भगवान की कृपा से मैं बच गया। और मेरा क्रेडिट जाता है मेरी माता जी को। ओके। तो उन्होंने इतना पढ़ा दिया मुझे पहले से ही कि वो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो पंडित जी यही कहते हैं। कॉलेज फिर जब आप स्कूलिंग कंप्लीट किए? मैं 3 साल में लड़कियों के स्कूल में रहा, 7-8 साल तक। 2 साल उम्र जब 7-8 साल थी आपकी? क्लास 4 में, हाँ, जब मैं 6-7-8 का था, तो क्लास 4 तो क्लास 5। 5th में उस समय बोर्ड का एग्जाम होता था। तो फिर बोर्ड का एग्जाम दूसरे स्कूल में जाते, वहाँ जाना पड़ता था। ओके। तो मैं भी गया, सब लड़कियां गई, बुआ जी का। 5th में बोर्ड का एग्जाम होता था? 5th का बोर्ड का एग्जाम होता था। अभी जो 10th का होता है वो वैसे? अभी हाँ बिल्कुल, 5th का भी होता था, 8th का भी होता था, 10th का भी होता था बोर्ड एग्जाम। और ये बड़ा स्ट्रिक्ट होता था। ओ, ये इसको थोड़ा बताइए, ये स्टूडेंट्स को बहुत काम आएगा कि ये जो अभी लोगों को इतना आसान लग रहा है। हाँ। आप कितनी चुनौतियों से यहाँ आए हैं। 5th का एग्जाम होता था, आपके स्कूल में सेंटर नहीं रहेगा, दूसरे स्कूल में आपको जाना पड़ेगा, दूसरे स्कूल में एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, ये तरीका था। और ये 5th में भी मेरे साथ हुआ, 8th में भी हुआ। यू कैन नॉट चीट। नो, यू कैन नॉट चीट। उस समय तो नकल मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते थे आप। ओके। और हमारे तो जो चाचा जी इंटर कॉलेज में लेक्चर थे, उसके बाद मैं चाचा जी के स्कूल में गया, तो वो तो एंटी नकल इतने बहुत ज़्यादा थे, मतलब एकदम भौकाल था उनका। फिर मैं क्लास 6 में गया। अब 6 क्लास में 5वीं तक मुझे कोई कंपटीशन होता है, क्या होता है, ऐसा कुछ पता नहीं था। 6 क्लास में गया, तो जिस स्कूल में गया वो भी बड़ा स्कूल था, और उसमें 6 क्लास में 6 सेक्शन थे, A B C D E F।
और 6 का रिजल्ट निकला, मैंने 6 सेक्शन में टॉप किया। अब टॉप किया तो जो बाकी नीचे रह गए तो पहला एलिगेशन मेरे ऊपर लगा, अरे चाचा जी हैं इनके तो लेक्चरर यहाँ पे, हाँ टॉप तो करेंगे ही। ये ज़्यादा लगता है हमारे यहाँ। मेरे दिल पे लगा कि क्या मैं काबिल नहीं हूँ, मैं क्या चाचा जी की वजह से आ गया। मैंने एक दिन चाचा से पूछ लिया कि क्या चाचा जी मुझे कुछ इसका फ़ायदा मिला है? तो बुआ जी ने कहा ये पूछना भी मत चाचा जी से, वो तो इतने खुददार हैं कि वो किसी को फेल भी हो रहे होते तो तुम नहीं कहते कि 1 नंबर इसको ग्रेड पास कर दो। तो मैं सब सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था। एक मैं अपना डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और दर्शकों के सामने, प्लीज कि मैं टॉप करता, 6 में भी टॉप किया, 7th में भी टॉप किया, 8th में भी टॉप किया, 6 सेक्शन टॉप करता था मैं। लेकिन 1 या 2 नंबर से मेरा ग्रेस जो है ना वो 8 में हो जाता था। 3 नंबर तक ग्रेस अलाउड था। ओके, सो आई वाज द ओनली स्टूडेंट जो टॉप तो कर रहा है लेकिन उसको 8 में, तो 8 मेरी शुरू से खराब थी। तो मैं समझ गया कि मैं आर्टिस्टिक नहीं हो सकता, आर्ट नहीं हो सकता। तो ये मुझे समझ में आ गया कि गलती से भी अब कोई ऐसा, तो मैंने 8th में पहुंची, फिर वो आर्ट को बुक क्राफ्ट में चेंज करा दिया। ओके, तब जाके मुझे आर्ट से फुर्सत मिली। मतलब शुरू से ही आप मतलब एकदम पक्के वाले स्टूडेंट थे कि पढ़ाई में एकदम क्यूरियस और लगे रहना, मेहनती स्टूडेंट्स। वो तो वैसे ही मिल गया, बचपन से मिल गया। बच्चे हो, पढ़ाई होती है, पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था। ठीक है। और फिर तो मैं एकदम बुआ जी के पास तो एकदम हॉस्टल टाइप का, स्ट्रिक्ट टाइप का मतलब लाइफ स्टाइल थी। अच्छा, बुआ जी का स्कूल भी था, ऐसा था कि वहीं उनको रेजिडेंस मिला हुआ था, आगे स्कूल पीछे रेजिडेंस। तो रेजिडेंस में भी स्कूल घूमता रहता था। माँ एनवायरनमेंट तो वही है कि सुबह फिर खुलेगा ये स्कूल। खैर वो सब हो गया। फिर जब मैंने 10th भी पास कर लिया और तब तक बुआ जी का ट्रांसफ़र हमारी ननिहाल है। ओके, उसमें। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे मेरा बचपन से एक सपना था डॉक्टर बनने का, जो कि नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली। जी, आप बचपन में क्या सोचते थे कि क्या बनेंगे? कभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो बुआ जी का फिर ट्रांसफ़र हो गया। वो बाइक भी मेरी ननिहाल थी। तो इटावा में जैसे बमनीपुर गांव है, वैसे मैनपुरी में एक कुसमरा कस्बा है, बड़ा कस्बा। तो मेरी वहाँ ननिहाल थी। ठीक। ननिहाल के बारे में भी मुझे आप कहेंगे कि आपका जीनोटाइप बड़ा ज़बरदस्त है। तो इधर के जीन्स तो मैंने बता दिए कि स्पिरिचुअलिटी के जीन्स मिले, मिलिट्री के जीन्स मिले, डिफेंस सर्विसेज के और टीचर वाले जीन्स मिले। हमारी जो ननिहाल थी तो एक 17वीं-18वीं शताब्दी में एक्चुअली ये इटावा मैनपुरी पहले एक ही जनपद था, उसका नाम इटावा कहलाता था। तो इटावा जनपद के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, आप गूगल करेंगे तो पाएंगे, महाकवि देव। ओके, आप गूगल करिए, उनको सब मिल जाएंगे। ठीक। बहुत बड़े कवि हुए हैं। और वो कुसमरा में उनके नाम से एक देव कवि देव स्मारक, एक इंटर कॉलेज है, उनके नाम पर एक महाकवि देव स्मारक बना हुआ है, मेमोरियल बना हुआ है। और वो बड़ी शख्सियत थे उस समय के, आज से 200-250 साल पहले के। उस लिगेसी में, उस परिवार में मेरी ननिहाल है। ओह, तो आप सोचिए, मैंने लिखा ना, अभी किसी परिचय में अभी कोई बताता है तो कहता है डॉक्टर सूर्यकांत ने 22 किताबें लिखी हैं। तो मुझे लगता है जो लिखने की जो जीन्स आए हैं वो ननिहाल की ननिहाल से आए हैं। ओके, गॉट इट सर। जी, अभी आप कल जैसे आपने पूछा आप उत्तराखंड से आ रहे हैं, एक दिन आराम कर लीजिए, पॉडकास्ट कल करेगा। नहीं, कल ही करेंगे, कल करेंगे, आप कल सुबह करेंगे। मिलिट्री का, डिफेंस का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वो आता है कि भाई कल बाद में क्यों करें, और चलने में क्या थकान होती है। आजकल बढ़िया गाड़ी है, आराम से म्यूजिक सुनते आ रहे हैं, खाते पीते चाय पीते आ रहे हैं, उसमें क्या थकान आ गई। तो थकान एक्चुअली शरीर की नहीं होती है, थकान आपकी सोच की होती है, सोच में होती है, माइंड में होती है। हाँ, मैं तो कहता हूँ जैसे आप टीवी चैनल देख रहे हैं और आप जैसे चैनल बदलते हैं वैसे एक काम से स्विच होइए, दूसरे काम पे स्विच हो गइए। अगर आप लगता है कि यू आर फीलिंग टायर्ड इन सम पर्टिकुलर वर्क, आप दूसरा काम करने लगिए। राइट, तो स्विच ओवर कर जाइए। राइट, तो 6 घंटे अगर आपको मिनिमम, मतलब दिमाग में सोच रहे हैं कि टायर्ड है तो टायर्ड है। हाँ, 6 घंटे अगर आपको मिनिमम स्लीप मिल रही है तो आपको किसी रेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी इंटरवेकेशन की जरूरत नहीं है, किसी वैकेशन की जरूरत नहीं है। आप बस काम को स्विच ओवर करते जाइए। जैसे मैं अस्पताल में मरीज देख रहा हूँ, राइट, मरीज देख के अगले दिन मेरी मरीज देखने का काम नहीं, अगले दिन मेरा क्लास है तो मैं क्लास ले रहा हूँ। उसके अगले दिन है वो पेशेंट साइड टीचिंग है जूनियर डॉक्टर्स की, तो मैं टीचिंग जूनियर डॉक्टर। शाम को आता हूँ तो अपना घर में मस्त हो जाता हूँ, तो घर वालों के साथ, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम। राइट, तो इस तरह से जो हमारी ननिहाल में नानी थी, अब मुझे लग रहा कि वो अस्थमा की पेशेंट थी। उनकी सांस फूलती रहती थी, खांसी आती रहती थी। अच्छा, उसमें कोई ट्रीटमेंट ऐसा कुछ ज़्यादा रहा नहीं होगा, आई एम टॉकिंग ऑफ 70s। तो वो भाप लिया करती थी अक्सर। तो मुझे ध्यान आया कि ये कुछ
लेती रहती थी। भाप लिया करती थी, स्टीम। स्टीम लिया करती थी। तो स्टीम जो है थोड़ा सा ब्रोंकोडायलेटर होता है और बलगम वलगम जो फंसा है उसको गाढ़ा बलगम को पतला कर देता है। मैं भी स्टीम को एडवोकेट करता हूँ। तो मुझे समझ में आया एट दैट टाइम देयर वाज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, सो ही वाज रेगुलरली स्टीम। जब देखो सुबह दोपहर शाम वो स्टीम लेते रहते। तो अब मुझे समझ में आता है उनको अस्थमा था। तो जब कैरियर में बात शुरू हुई कि भाई कैरियर किया लिया जाए, क्योंकि अब 8th के बाद आता है कि आप साइंस में जाएंगे कि आर्ट में जाएंगे, कॉमर्स में जाएंगे, बायो में जाएंगे, मैथ में जाएंगे। तो 9th में मैंने डिसीजन लिया कि मैं साइंस में जाऊंगा। और 10th में जब हुआ पास तो साइंस में जाएंगे मतलब स्पेसिफिक कोई फील्ड या डॉक्टर? साइंस मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये वाला। पहले 2 डिवीजन होते, 3 डिवीजन होते थे, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। अभी तो बहुत सारे डिवीजन हो। तो पहले एक डिक्टम भी था कि जो पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट है उसको साइंस साइड में दिया जाता था, जो पढ़ने में थोड़ा कम अच्छा उसको आर्ट साइड या दूसरी साइड में दिया जाता था। तो चूंकि भगवान की दया से पढ़ने में अच्छे थे तो साइंस साइड में चले गए। अब जब 10th में डिसीजन लेना था कि भाई 10th में एक और समस्या हो गई कि ये जो एक साल में 3-3 क्लास हम पहुंचा गए। तो उसमें उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का एक नियम था कि 10th का जब फॉर्म भरा जाएगा तो आपकी उम्र कम से कम 13 साल होनी चाहिए। मेरी थी नहीं। तो फिर मेरी उम्र 1 साल बढ़ा के लिखाई गई। तो मैं शायद अकेला हूँ जो 1 साल नौकरी कम करूँगा, पहले ही रिटायर हो जाऊँगा। तो ये भी हुआ। ठीक है। वो हुआ कि 1 साल अगर बढ़ा के नहीं हो तो मेरी साल बर्बाद हो जाती। तो 1 साल बढ़ा के मेरी उम्र लिखाई गई। फिर 10th हुआ। अब 10th पास हुआ तो ये था कि मैथ लें कि बायो लें, क्योंकि वो डिसीजन, अगला डिसीजन ये होता है। पहला डिसीजन होता है कि साइंस लें कि आर्ट लें। दूसरा यूपी गवर्नमेंट फिर आता है डिसीजन कि भाई आप मैथ लें या बायो लें। तो मैंने कहा मैं बायो लूँगा। मतलब क्यों? फिर अब अपने 10th के पहले का मैंने रिव्यू किया तो मुझे बताया जाता था तुम तो मरते मरते बच्चे 3 साल के थे, तो मैं डबल निमोनिया हो गया था। तब तक मैं समझ गया कि डबल निमोनिया क्या होता है, बहुत आइडिया लग गया था। तो एक तो ये हुआ कि मुझे खुद बीमारी हुई। मैं प्रीमेच्योर चाइल्ड था। बहुत सारी बीमारियां होती रही बीच में। इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी मेरी कमज़ोर थी। हमको कहा जाता था कि चंद्रमा की रोशनी में भी ज़्यादा देर मत रखो, नहीं तो रात को सर्दी लग जाएगी इसको। इस टाइप की इम्यूनिटी थी हमारी, बहुत पुअर इम्यूनिटी। फिर हमारी नानी जी की मौत वो अस्थमा में ही हो गई, वो भी जल्दी उनकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा कि भाई ये इलाज कराना, डॉक्टर तो कैरियर तो अब मैं डॉक्टर का ही बनाऊंगा। तो वो चैलेंज वहाँ से ले लिया आपने, वहाँ दे दिया कि डॉक्टर ही बनना है। अब जब मैं इंटरमीडिएट में पहुंचा तो फर्स्ट ईयर में ये हुआ कि हमारे सब घर वालों ने डिसीजन लिया कि यहाँ लोकल जो कस्बेवाई स्कूल है उसमें स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तो तुमसे मतलब कई बार ऐसा है कि कहीं तुम्हारा करियर गड़बड़ा ना जाए, तो कहा इटावा शहर भेज देते हैं। तो इटावा शहर हमारे चाचा जी स्वर्गीय पवित्रेंद्र कुमार त्रिपाठी, ठीक, उनके साथ के एक पहले उसी स्कूल में रहते थे। फिर वो इटावा के एक शिवनारायण इंटर कॉलेज है, उसमें वो बायोलॉजी के ही टीचर लेक्चरर थे। तो उन्होंने वही टीचर कहा, उन्होंने कहा एक गार्जियन भी मिल जाएगा। और हमारे बुक क्राफ्ट के टीचर, उनका घर था वहाँ, तो घर मुझे अपने बुक क्राफ्ट के टीचर सक्सेना साहब के यहाँ फ्री घर मिल गया रहने के लिए। और स्कूल में गार्जियन के रूप में हमारे जो टीचर थे कृष्ण बिहारी लाल गुप्ता जी, अब इस दुनिया में नहीं है, तो बायो के टीचर में तो हमें दोनों गार्जियन मिल गए, घर में भी और वहाँ भी। तो हमें इटावा शिफ्ट कर दिया गया। तो इटावा में इंटर कॉलेज में हमने फिर टॉप किया। और इटावा की एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन रही हैं सुखदा मिश्रा जी, कई बार मंत्री रहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहीं। उस समय भी शायद वो मंत्री थी। तो इंटरमीडिएट में जब हम लोग पास हुए तो उनको बुलाया गया चीफ गेस्ट के रूप में। तो जीवन में पहला सम्मान, हाई स्कूल में तो ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, इंटरमीडिएट में पहला सम्मान जब मैंने कॉलेज पूरा स्कूल टॉप किया तो मुझे उनके हाथों से सम्मानित होने का अवसर मिला। तो समझ में आया कि मेहनत में रिकग्निशन भी मिलती है, अवार्ड भी मिलता है, सम्मान भी है। सो दैट वाज माय, अभी तो मेरे टोटल अवार्ड 200 से ऊपर है, आपने देखा ही है बायोडाटा, बट दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड ऑफ माय लाइफ, राइट। तो फिर उसके बाद इंटर के बाद ये हुआ, तभी मेरी उम्र नहीं थी। ये जो एंट्री होती थी एमबीबीएस में, इंटर में एक चीज़ और हुई, इसलिए और मुझे इटावा शिफ्ट कर दिया गया। मुझे एक बीमारी होती है ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया। मैंने कहा ना मुझे बहुत बीमारियां हो चुकी थी तब तक। एक मुझे बीमारी इंटर में हुई है ट्रॉपिकल पल्मोनरी इस्नोफिलिया। इंटर में 11वें पास करके मैं इंटर फाइनल में पहुंचा था, ठीक है, इटावा में ही था। अच्छा, उस समय होटल का खाना खाता था, रहता जरूर था अपने गुरुजी के घर पे, लेकिन मैं होटल में खाना खाता था, तो शायद खाना वाना इधर उधर का होटल का जैसा होता रहा होगा। तो मुझे ये बीमारी होती क्या है जरा? इसमें ऐसा होता है कि रक्त के अंदर एक सेल्स होती है, उनको इस्नोफिल कहते हैं। 5 तरह की सेल्स होती हैं।
ठीक। न्यूट्रोफिल है, लिम्फोसाइट है, बेसोफिल है, एसिनोफिल है, मोनोसाइट। हाँ तो उसमें एक एसिनोफिल होती है, वो एलर्जी को इंडिकेट करती है, वो बड़ी मतलब एलर्जी। और मैं बचपन से ही एलर्जिक था, हाँ तो मुझे मेरी एसिनोफिल बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते जब मुझे क्या हुआ, उसमें लक्षण क्या होता है कि जब वो इस ब्लड में एसिनोफिल बढ़ जाती है तो वो फेफड़े में घुस जाती हैं। अब फेफड़े में घुस जाती है तो वहाँ सूजन पैदा करती हैं, वहाँ सूजन पैदा करती हैं, रास्ता सांस का ब्लॉक कर देती हैं। तो मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाऊँ, मेरी सांस फूलने लगी, मुझे खांसी आने लगी, मुझे ऐसा लग रहा मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा यार भगवान घर वालों ने भेजा है इस सोच के साथ कि भाई तुम थ्रू आउट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट रहे हो, फिर तो कॉलेज टॉप करना। चुनौती मेरे सामने ये थी, चुनौती से मुझे डर कभी नहीं लगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, हम बीमार, 1-1.5 महीना हो गया बीमार। तो खैर मुझे डॉक्टर को दिखाया गया, जिला अस्पताल ले जाया गया। वहाँ पे तब जिला अस्पताल, सरकारी स्कूल, ये सब बड़ी प्रतिष्ठा के हुआ करते थे। तो मुझे याद है उन्होंने कहा कि भाई तुमको एसिनोफिलिया लग रही, जाओ ब्लड टेस्ट करा के आओ। ब्लड टेस्ट कराया तो मेरी 72% एसिनोफिल, नॉर्मल होता है अप टू 6%, और मेरी एसिनोफिल थी 72%। वो खुद घबरा गए, बोले इतनी ज़्यादा एसिनोफिल तो मैंने किसी पेशेंट की इटावा जिला सरकारी अस्पताल में देखी नहीं। उन्होंने कहा भैया इसको वहाँ ले जाओ, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, बड़ा चेस्ट का रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। तो हमने कहा दिल्ली में कौन, उस समय इतना आसान नहीं होता तुरंत बाहर जाके इलाज कराना। मैं 1 हफ्ता ट्राई करता हूँ, अगर ठीक हो जाते तो ठीक हो। भगवान की कृपा थी, घर वालों पे ज़्यादा बोझ नहीं दे रहा था कि दिल्ली इलाज के ले जाए। मैं 1 हफ्ते मुझे रिस्पॉन्स आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और 1-1.5 महीने मेरा इलाज चला और एसिनोफिल वापस मेरे 5-6% आ गए। ओके। अब दूसरा निर्णय लिया, एक निर्णय तो ये था, मैंने दूसरा निर्णय लिया, एक निर्णय तो ये था कि डॉक्टर बनना है। दूसरा निर्णय लिया मैं, चूंकि मेरी खुद सांस फूल चुकी थी और मैंने वो दर्द समझ लिया था कि हाँफने का, सांस फूलने का दर्द क्या होता है। ऐसा लगता है जैसे जान जा रही है, क्योंकि हार्ट अटैक तो अचानक होता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये सांस जो है ना, ये तड़पा के मारती है, कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने वो दर्द सहा, मैंने कहा अब हम डॉक्टर बनेंगे और वो भी सांस के, क्या बात, चाहे जो कुछ हो जाए। मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। क्या बात है। जो ईश्वर ने मुझे लगता है जानबूझ के मुझे ऐसी सांस की बीमारी दी कि वो चाह रहा था कि नहीं, देश के जो सांस के रोगी हैं उनकी आगे चल के सेवा कर सको, फेफड़े के जो बीमारियां होती हैं उनका डॉक्टर बनो। तो मैंने कहा डॉक्टर बनेंगे और वो भी सांस के। ठीक है, मुझे पता नहीं था। आपने MBBS कंप्लीट किया? हमने MBBS, हमारा क्या हुआ, जब तक एज नहीं हुई थी तो मुझे 2 साल का BSc उस समय होता था, BSc और करना पड़ा। मेरी उम्र हो गई, मैं पहली बार कॉम्पिटिशन में बैठा, ईश्वर की कृपा रही, पहली बार में सिलेक्ट हो गया। और वो भी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन उस समय आज भी माना जाता है देश का टॉप 10। तो पहली पोस्टिंग आपको वहाँ पे मिली? नहीं, MBBS फर्स्ट ईयर में मेरा एडमिशन हुआ। तो 5 साल का MBBS का कोर्स होता है, वो मैंने MBBS का कोर्स किया। ठीक है। उसके बाद फिर मेरा MD में एडमिशन हुआ, मुझे लेना था सांस। सर इधर एक सवाल यहाँ पे आता है, क्योंकि मेरी सांस रोग विभाग, मेरी चॉइस का मुझे डिपार्टमेंट भी मिल गया इसमें, MD कोर्स में। अब मैं इधर एक थोड़ा से क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी इसमें जानकारी कम है। जब आप MBBS कर लेते हैं, MBBS करने के बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपको गैस्ट्रो में जाना है, सर्जन बनना है, न्यूरो के बन सकते हैं इसके। तो उसकी भी जब MBBS के बाद भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, पर्टिकुलर पढ़ाई होती है, बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इस इंटर्नशिप में 2 महीने आपको गाँव में भी रखा जाता है। नहीं, इधर आपको विभाग या पर्टिकुलर वो क्राइटेरिया चुनने का। हाँ, 1990 के पहले आपके जो MBBS में नंबर आए हैं, उनकी बेसिस पे आपको कोर्स मिलता था, आपकी चॉइस का, मेरिट कम चॉइस से। ठीक है। 90 से ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने लगा, तो मुझे तो MBBS के नंबरों के हिसाब से ही मेरी चॉइस की ब्रांच मिल गई। मेरी चॉइस की ब्रांच थी रेस्पिरेटरी मेडिसिन, यानी सांस का विभाग, तो मुझे MD मिल गई। अच्छा, उस समय बाय चॉइस नहीं होती थी, अभी जैसे चूज कर सकते हैं ना डॉक्टर्स? अभी वो MBBS के नंबर नहीं गिने जाते हैं अब आपके। ओके। अब आपको एक अलग से एग्जाम और देना पड़ता है। अब 2 सिस्टम कर दिए, एक उन्होंने नीट UG, UG मतलब MBBS का एंट्रेंस एग्जाम, वो आप इंटर के बाद दे सकते हैं। ठीक है। उम्र होनी चाहिए आपकी 17 साल की। एक होता है नीट PG, जिसमें आप MBBS पास हो चुके, फिर एग्जाम देना पड़ेगा, वो MBBS के सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, फिर उसमें मेरिट बनेगी, फिर आप मेरिट कम चॉइस जो आपको मिलेगा उसके हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक। तो मुझे तो ईश्वर की कृपा से MBBS के नंबर अच्छे थे, मुझे अपनी चॉइस की ब्रांच मिल गई, जो चाहिए थी, सांस का डॉक्टर बनना था, तो मुझे रेस्पिरेटरी, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, सीधे रेस्पिरेटरी। मैं साइंस पे आऊँगा, लेकिन मैं ना पहले आपके कैरियर क्यों जानना चाहता हूँ, क्योंकि इतना इंस्पायरिंग कैरियर रहा है आपका, और आज जो स्टूडेंट्स जो भी देख रहे होंगे तो उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, एक ऐसा आदमी जहाँ से खुद बीमार है, लंग्स का पेशेंट, और उसके बाद इतना बड़ा आदमी बनाओ। तो आपको एक अवार्ड मिला जी, वर्ल्ड के 2% डॉक्टर्स में आपका नाम आया, टॉप 2% में। हाँ, ये कैसे आया और क्या वो तकनीकी? तो आपके जो श्रोता खासतौर पर ग्रामीण भाई हैं, मैं उनके लिए जरा कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज, और खासतौर पर जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं।
तो हिंदी मीडियम में पढ़ के आया, तो मैं पहली बार MBBS की क्लास पढ़ी। तो मेरे एक टीचर थे AC दास, एनाटॉमी, बहुत दुनिया में नहीं है, उनका नाम था अल्फ्रेड क्रिस्टोफर दास। ओके। क्रिश्चियन थे वो, और उनका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का ऐसा था, अंग्रेज भी जो है वो डर जाए। तो पहली क्लास उनकी सुनी तो मेरे सब ऊपर से निकल गया। हम लोग इसको कहते हैं OHT, ओवर हेड ट्रांसमिशन। और 90% बच्चों के साथ हुआ, क्योंकि 90% बच्चे उस समय हिंदी वाले से आए थे। ओके। तो मैंने कहा भाई हम शुरू से लेके अब तक टॉप करते आ रहे हैं, इसमें क्या फेल हो जाएंगे क्या? ये तो बड़ा कठिन काम है। तो मैंने घर वालों को कुछ नहीं बताया, उससे मोबाइल फ़ोन ये सब तो कुछ चेकर होता नहीं था। तो मैंने कहा भाई थोड़ी अंग्रेजी मजबूत की जाए। तो मैंने फिर अपनी अंग्रेजी मजबूत की। और पढ़ाई में तो मजबूत शुरू से ही? हाँ, पढ़ाई मजबूत सोई थे, तो पढ़ाई से कभी तो मैंने अंग्रेजी भी मजबूत कर ली। ठीक। वो तो मुझे बाद में पता चला ईश्वर ने इसलिए अंग्रेजी मजबूत करा दी क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशन तो सब आपको अंग्रेजी में लिखने थे। तो जब MD के छात्र थे तभी मेरा रिसर्च पब्लिकेशन, मैंने कहा ना एजुकेशन बैकग्राउंड का भी जीनोम था हमारा, तो रिसर्च बैकग्राउंड से मैंने कहा कि भाई अंग्रेजी मजबूत कर ली। और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। MD में उस समय कोई पब्लिकेशन नहीं करता था। मैं MD फर्स्ट ईयर से जैसे ही सेकेंड ईयर में गया, मैंने कहा नहीं, मुझे पहले एक शोध प्रकाशित करना है, एक पेपर लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है। ये जिद थी। तो मैं गया, हमारे सीनियर थे, उनसे मिला। मतलब एक 3 चीजें तो आपने बातों में सिखाई दी हैं कि डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट, एक और चीज सिखा दी कि जिद। तो वो जिद भी थी। जिद नहीं होती तो मैंने डॉक्टर बनना, वो भी सांस का। अरे भाई एक ही जिद कर लेते, डॉक्टर बनना है। आपने डबल 2 in 1 कर दी। डॉक्टर बनना, वो भी सांस का। तो खैर मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरी, मतलब जैसे बच्चा नहीं जिद करता है, पेरेंट्स उसकी पूरी करते हैं, भगवान मेरी जिद सुनता है और जिद पूरी करता है। और मैं अपने करियर की, मैं आपको बता दूं पंकज जी कि मैंने अगर जिद की है तो भगवान ने हमेशा साथ दिया है, लेकिन मैंने गलत जिद कभी नहीं की है। बहुत बढ़िया। जो मेरा विवेक कहता है, मेरा कॉन्शियस कहता है, मैंने ये जिद कभी नहीं कि मैं इसको मार दूंगा, इसको नीचा दिखा दूंगा, इसको मैं सही कर दूंगा, ये मैंने जिद कभी नहीं की। लेकिन जो भी की वो ये की कि भाई कुछ मेरा है तो सबका है तो। हाँ, जिसमें सबका है तो। मेरी एक पॉलिसी है, आपने कहा होगा ना कि कुछ लोग बड़े हो जाते हैं तो वो एटीट्यूड में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, मैं अपनी लहजा चेंज हो जाता है। इटावा की बात कर रहा था तो मैं इटावा चला गया। MBBS की बात कर रहा हूँ तो मैं MBBS के हॉस्टल में चला गया। MD की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने MD पेशेंट तब देखने होते तो पेशेंट के बीच में चला गया। अभी आपको डिपार्टमेंट में एक मिले थे सज्जन, उन्होंने क्या कहा था, 1990 जब डॉक्टर साहब MD में एडमिशन लिया तब से मेरी जान पहचान है। और मेरी माँ इनके अंदर में भर्ती हुई था। अब सोचिए एज ए अटेंडेंट थे वो। वो कह रहे बहुत हंसाने वाले डॉक्टर हैं, हंसने वाले हैं। तो कहते थे अकेले डॉक्टर थे जो स्ट्रेस में नहीं रहते थे, हंसते हुए थे। तो इनकी अम्मी ने नाम रखा, वो मुस्कुराने वाले डॉक्टर नहीं आया। अच्छा, स्ट्रेस में ये थोड़ा लोगों को ना, पेशेंट्स के अंदर ना परसेप्शन बना हुआ है कि डॉक्टर जब आते हैं तो इरिटेशन में आते हैं, तो वो चिल्लाते हुए, डांटते हुए आते हैं। डॉक्टरों पे स्ट्रेस इतनी ज्यादा होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए वो चीज आपके लिए बोली। BBC से लेके और हर किसी ने ये एक्सेप्ट किया है कि दुनिया का सबसे जो कठिन करिकुलम है वो मेडिकल का है। आप सोचिए, IAS बनते हैं, एक एग्जाम दिया, आप IAS बन गए। एक ही एग्जाम तो क्वालिफाई करना है आपको। तो हर रोज हमारे हर 15-15 दिन पे टेस्ट होते हैं। MBBS के दौरान हर महीने टेस्ट होते हैं, हर महीने आपको एग्जाम से गुजरना पड़ता है। और ऑन एन एवरेज 10 साल लगते हैं आपको अच्छा डॉक्टर बनने में। बहुत अच्छा डॉक्टर बनने में। और आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होती है आपकी। और उसके बाद फिर हर मरीज आपका इम्तहान लेता है। आपने ठीक कर दिया, फायदा दे दिया तो ठीक है, नहीं ठीक कर पा रहे तो उसके लिए आप जो है एक फेलियर डॉक्टर हो गए। तो क्या एसोसिएशन थी सर, कहाँ आपको ये रिकग्नाइजेशन मिला जब वर्ल्ड के 2% डॉक्टर्स में आया? तो मैं बताता हूँ कि मैंने सेकेंड ईयर में ही जो है ना वो पब्लिकेशन लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। तब मुझे ये थोड़ी मालूम होता है इन पब्लिकेशन का कोई ऑडिट होता होगा, कोई मॉनिटरिंग होती होगी, कोई ऐसी संस्था होती होगी, कोई पब्लिकेशन देखते होगे। तो उस दौरान फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि जर्नल पत्रिका खोलते थे और जैसे कोई आया हुआ है, देख रहे हो इस जर्नल मेरा आर्टिकल छपा है। अरे ये तो नेशनल जर्नल है, बड़े रिपोर्ट की जर्नल है, इसमें आर्टिकल छपा है। तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि इसकी कोई मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन ऐसा भी कुछ होता था। तो लगते गए फिर ऐसा हुआ कि 2005 में मैं प्रोफेसर हो गया। ओके। तो प्रमोशन का हेडेक खत्म हो गया। KGMU में। ठीक है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी 2002 में हुआ, उसके पहले कॉलेज कहलाता था। ठीक है। तो 2005 में एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया कि एक PhD प्रोग्राम बहुत शुरू हो गया। 2002 में हम यूनिवर्सिटी बने, 2005 में PhD प्रोग्राम। ठीक। और बाय द वे मैं उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं था, मैं तो सेकंड इन कमांड था। ठीक है। लेकिन पहला फर्स्ट PhD स्टूडेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन में वो मेरा स्टूडेंट बना।
अच्छा, होता क्या है कि डॉक्टर तो मरीजों से घिरे रहते हैं, तो रिसर्च पब्लिकेशन थोड़ा कम ध्यान कम आता होता है। है। पीएचडी वालों को तो रिसर्च ही करनी है, पेपर ही लिखना है। तो पीएचडी स्टूडेंट मेरे धड़ाधड़ आने लगे और इतना मैं पॉपुलर हो गया पीएचडी स्टूडेंट के पीछे कि मैं एक बार में 2 पीएचडी स्टूडेंट उस समय ले सकता था। और मेरे पास 10-10 स्टूडेंट आ जाते, तो मैं क्या करूँ? तो फिर मैं भेजता था, जाओ एक उस प्रोफेसर के पास चले जाओ, एक उनके पास। मैं फ़ोन करता था कि भाई सर आपके पास कोई पीएचडी स्टूडेंट है? बोले नहीं मेरे पास तो कोई आया नहीं, तुम्हारे पास सब चले जाते हैं, मेरे पास आते नहीं। तो मैंने कहा इसको मैं भेज रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ। तो वो फिर क्या करते थे, मुझे को गाइड बना लेते थे। तो उनका भी रिसर्च पब्लिकेशन छप रहा है, उसमें भी मेरा नाम जा रहा है, मेरे स्टूडेंट का उसमें भी मेरा नाम जा रहा है, अपनी तरफ से मैं जो एमडी का स्टूडेंट एक थीसिस करता है उसमें भी नाम जा रहा है। तो बहुत सारे पेपर मेरे होते गए। फिर एक अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। उसने कुछ सालों से इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया और उसने कहा एक लिस्ट बनाएंगे, हम जारी करेंगे पूरी दुनिया में, ओके, टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये साइंटिस्ट डॉक्टर नहीं, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, मैथ है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, सब कुछ है। सबको मिला के एक डेटा कंपाइल किया जाता है और उसमें निकाली जाती है टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईश्वर की कृपा है कि मेरा नाम उसमें भी आ रहा है। इंडिया से कितने लोग हैं जिनका ये कहना पाना मुश्किल है, लेकिन मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का डेटा दे सकता हूँ कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 550 डॉक्टर हैं। 10 नाम उसमें से निकले हैं और 10 में से एक नाम ऐसे हैं, 2 नाम ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। और 3 नाम ऐसे हैं जो रिटायर हो गए हैं। तो वर्किंग में सिर्फ 5 हुए। तो सिर्फ किंग, हमारे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं 550 डॉक्टर्स के बीच में जिनका नाम उस लिस्ट में है। उसमें भी मैंने कहा ना, वो तो बेचारे डेथ हो गए, उनके सामने तो मॉनिटरिंग होती नहीं थी, लेकिन उनका काम था, पब्लिकेशन थे, तो उनका नाम भी आ गया। ठीक है। तो मैंने बताया 2 लोग इस दुनिया में नहीं है और 3 लोग रिटायर हो गए हैं। तो वर्किंग में अभी केवल 5 लोग ऐसे हैं जो इस लिस्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब सर सीधा आ जाते हैं आपके स्पेशलाइजेशन पे। जी। टीबी के आप स्पेशलिस्ट हैं, लंग्स एंड इन सब चीज़ों के। जी। और टीबी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी भारत में पाई जाती है। हाँ। टीबी का हर चौथा रोगी भारत में है। हाँ। टीबी से होने वाली हर मौत, तीसरी मौत वो भारत में होती है। लेकिन उसके परसेप्शन क्या है कि जिसको टीबी हो जाती है, परिवार में हो, दोस्त में हो, उसको लोग एक अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं कि इसको दूर रखना है, इसके पास नहीं जाना है, और पता नहीं वो किस ग्रह से आया है कि अब वो इस ग्रह का है ही नहीं जिसको टीबी हो गई है। जब कोई मेरे सामने ऐसा बात करता है तो मैं तो कहा, मैंने कहा भाई मेरे सामने तो मरीज आते हैं, आपने देखा ही किस तरह से भीड़ रहती है। अब वो तो बाद में पता चलता है कि इसको टीबी निकली, तब तक तो मेरे सामने बैठा हुआ है, बैठा था। तब तक तो मैंने उसको ये भी नहीं मनाया कि भाई तुम मास्क लगाओ, पास में बैठे थे, मैं भी मास्क नहीं लगाया हूँ, तब तक तो हो रहा। तो मैं कहता हूँ कि भाई सबसे ज्यादा प्रबल संभावना टीबी होने की किसको है? डॉक्टर्स को है, राइट? डॉक्टर्स को है सबसे पहले। उसके बाद में पता चला कि तुम्हें टीबी है, पहले तो बिना मास्क के बात कर रहा था। स्टडी हुई है, मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूँ कि कौन से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको टीबी ज्यादा होती है। तो मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, जो टीबी के मरीज देते हैं उनको टीबी सबसे कम होती है। टीबी उसको होती किसको ज्यादा है? गायनी वाले डॉक्टर्स को टीबी ज्यादा होती है, ऑप्थेल्मिक्स वाले डॉक्टर्स को ज्यादा होती है, डेंटल वालों को ज्यादा होती है। जो टीबी के पेशेंट देखो उनको नहीं होती है। वो कहावत है ना, लोहा लोहे को काटता है। तो हम लोग लो डोज एक्सपोजर में, बैक्टीरियल एक्सपोजर में, आप जैसे ही एमडी फर्स्ट ईयर में आते हैं आपका एक्सपोजर शुरू हो जाता है। बस शर्त ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, आप गलत सत मत खाएं। मैं भी अगर कल को गलत खाने लगूंगा, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर पे चला जाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम पे चला जाऊंगा, जंक फूड पे चला जाऊंगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लूँगा, तो नेचुरली हमको भी टीबी होने की सबसे ज़्यादा संभावना तो हम ही को है। लेकिन टीबी के डॉक्टरों को टीबी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको पहले से मालूम रहता बीमारी के बारे में, बीमारी के प्रकार के बारे में, बीमारी के कम्युनिकेशन के बारे में। तो जैसे ही डायग्नोज होता है उसे कहते हैं भाई मास्क लगाओ, हम भी लगाएं, राउंड ट्रिप के समय मास्क लगाएं, वगैरह वगैरह प्रिकॉशन लेने जैसे हैं। दूसरा एक और है, टीबी के मरीज का जैसे ही इफेक्टिवली ट्रीटमेंट शुरू होता है 1 महीने के अंदर वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, गैर संक्रामक होता है। ये लोगों को पता नहीं है। 1 महीने, अब 6 महीने, साल भर इलाज टीबी का चल रहा है, मिनिमम तो 6 महीने चलता ही चलता है। कुछ जटिल टीबी होती है उनका साल 2 साल भी चलता है। लोग उस पूरे दौरान, इतना सामाजिक भेदभाव है टीबी के मरीजों को, इसलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा एडिटोरियल पेज पे 2007 में। मैंने लिखा टीबी एक सामाजिक समस्या भी, 2017 में लिखा, सॉरी, सामाजिक समस्या है, डिसीज नहीं। टीबी एक सामाजिक समस्या भी, मतलब बीमारी तो है ही है, समस्या भी है, समस्या भी है। एक छोटे बच्चे को टीबी हो जाए, मान लीजिए गांठ की टीबी हो गई, बच्चों में ये गिल्टी की टीबी ज्यादा होती है। अब वो तो संक्रामक नहीं होती है, लेकिन ये तो हम जानते हैं। पब्लिक को क्या परसेप्शन है, उनके बच्चे को टीबी हो गई,
आप क्या कहेंगे अगले दिन से क्या होगा? सुनो, हाँ तुम्हारे चाचा के बच्चे को टीबी हो गई है, उसके साथ खेलना नहीं, उसके साथ बैठना नहीं, उसके साथ टिफिन नहीं शेयर करना, सब बंद। अब सोचिए उस बच्चे पे क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसकी टीबी बीमारी अलग है, उसको मानसिक बीमारी अलग हो रही है कि मेरे साथ खोलता नहीं, कोई बैठता नहीं। यही नहीं, महिलाओं के साथ, महिलाओं के साथ लोग, शादीशुदा महिला है तो उसको मायके भेज देते हैं कि पहले ठीक हुआ तब हुआ, हमें और पूरे घर में टीबी, हमारी अम्मा को कर दोगे, हमारे भाई को कर दोगे, हमारी देवर को, अपने देवर को कर दोगे, तुम जाओ पहले, टीबी हो गई तुमको। डिवोर्स दे देते हैं लोग, तलाक दे देते हैं जिस महिला को टीबी हो जाती है। यस, ये सब आज भी 2025 में भी शादीशुदा महिलाओं को झेलना पड़ रहा है और बच्चों को झेलना पड़ रहा है। ये तो भला हो जो एक योजना आई है अभी, निक्षय मित्र, नि माने नहीं, क्षय माने टीबी, मित्र माने मित्र, टीबी के मित्र बन जाइए। कोई तो मित्र बने, कोई तो उसका साथी हो, किससे सुख दुख बांटे। तो ये सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है। मैं खुद निक्षय मित्र हूँ 100 टीबी के मरीजों का, और बहुत सारे लोगों को मैंने निक्षय मित्र बनाया है। उसमें क्या होता है, महीने में एक बार टीबी के मरीज की बातचीत करनी होती है, कुछ उसको न्यूट्रिशन पैकेट देना होता है, अच्छे कुछ फल रख दिए, कुछ दाल रख दिया, चना रख दिया, गुड़ रख दिया, घी रख दिया, तेल रख दिया, उसके काम आए, और दालें रख दी या छोले रख दिए। एक न्यूट्रिशन पैकेट दे दीजिए और उससे पूछे भाई हालचाल तो ठीक है, दवा से कोई दिक्कत नहीं है, या कोई सामाजिक भेदभाव तो नहीं, ठीक है। तो उस एक काइंड का उसका न्यूट्रिशन सपोर्ट मिल गया, इमोशनल सपोर्ट मिल गया, सोशल सपोर्ट मिल गया, इस टाइप का। सर टीबी का स्टार्टिंग के जो जी सिम्टम्स हैं जी, कि कैसे स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चले कि आपको टीबी हाथ मिलाने से नहीं होती, टीबी जूठा पानी पीने से नहीं होती, टीबी जूठा खाना खाने से नहीं होती, टीबी के मरीज के साथ खेलने बैठने सोने से नहीं होती। टीबी केवल एक कारण से फैलती है, अब वो है कि जो टीबी के मरीज को खांसी आएगी और अगर उसके खांसी में टीबी के कीटाणु निकल रहे हैं तो वो हवा में फैल जाते हैं और फिर वो आपकी सांस के साथ चले जाते हैं। चूंकि आंखों से हमें दिखते नहीं है, तो श्वास भी तो ले रहे हैं, तो उससे नहीं निकल रहे होंगे बाहर? नहीं, नॉर्मल सांस से नहीं निकलते हैं जब तक कोई छींक नहीं आएगी, खांसी नहीं आएगी, या आप बहुत बिल्कुल पास में जाके उससे बात नहीं करेंगे। ओके, तो 3 चीजें हैं, या तो खांसी आ जाए, तो 1 बाउट ऑफ कॉफ रिलीजेस मोर देन 3000 बेसिलाई। टीबी के बैक्टीरिया एक बाउट ऑफ कफ में 3000 से ज्यादा 3500 टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं, और टीबी होने के लिए 3 ही बैक्टीरिया काफी है। तो अब जैसे इस हॉल में, स्टूडियो में एक किसी को टीबी का मरीज हो और उसको खांसी आ जाए तो इस पूरे हॉल में फैल जाएगा और हम सबकी सांस के साथ अंदर संक्रमित कर देगा पूरे हॉल को। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपके दर्शकों को मैं साफ कर दूं कि ऐसा नहीं है कि एक्सपोजर हो गया तो अगले दिन से सबको टीबी हो जाएगी, जी नहीं। ओके, 100 में 30 लोग ऐसे होंगे जिनको टीबी का जो एक्सपोजर हुआ है वो संक्रमण में बदल जाएगा, इन्फेक्शन में बदल जाएगा, और उनमें से 10% को लाइफ लॉन्ग खतरा रहेगा कि उनको टीबी हो सकती है। यानी अल्टीमेटली 100 का एक्सपोजर हुआ, अभी भी इम्यूनिटी में पावर है कि वो ठीक कर देगा हमारे अंदर। हाँ, हमारे अंदर भगवान ने पावर दी है। हाँ, तो 100 लोगों का एक्सपोजर हुआ तो 30 को तो इतनी इम्यूनिटी अच्छी है, 70 की, कि उनको तो इन्फेक्शन ही नहीं हो रहा है। 30 कम्युनिटी वाले उनको इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा, उस 30 में भी 3 ऐसे हैं जिनको टीबी होगी आगे चल के। यानी इस 100 में जो सबसे कमजोर इम्यूनिटी वाले 3 लोग होंगे, 100 में से 3 बस, उन्हीं को टीबी होगी। हमारे दिमाग में ऐसा है कि टीबी के अच्छा, सिम्टम्स क्या हो, स्टार्टिंग कैसे पता चले कि मैं बीमार हूँ, टीबी हो रही है मुझे? सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले व्यक्ति को बुखार आता है। ठीक, बुखार रात में ज़्यादा, शाम की तरफ ज़्यादा पड़ता है। हाँ, दोपहर के बाद थकान लगने लगती है, कमजोरी हो जाती है, खांसी आ सकता है, खांसी से ब्लड आ सकता है, वजन कम हो सकता है, ये सब लक्षण होते हैं। या बच्चों में हम देखें तो यहाँ गिल्टियाँ हो जाती हैं। हाँ, और वैसे तो ये ज़्यादातर टीबी जो होती है फेफड़े की टीबी होती है, जिसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। ठीक, दूसरे अंगों की भी टीबी होती है, जब दूसरों अंगों की टीबी होती है तो हम उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। वैसे टीबी शरीर में एक नाखून और एक बाल, 2 अंगों को दो पार्ट को छोड़ दीजिए, सिर से लेके पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं है जिसकी टीबी ना हो सके। ओके, ब्रेन की टीबी, नाक की टीबी, गले की टीबी, आँख की टीबी, गले उसके बाद फेफड़े की टीबी, सांस की नली की टीबी, फेफड़े की झिल्ली की टीबी, पेट की टीबी, किडनी की टीबी, त्वचा की टीबी, बोन की टीबी, हड्डी की टीबी, सब टीबी। ये कोई वायरस है बाहर से जो बैक्टीरिया है? कहाँ होता है बैक्टीरिया, कहाँ पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और कहाँ से वो इंटरनल सिस्टम पहुँच जाता है? एक्चुअली क्या है कि 24 मार्च 1882 के पहले पूरी दुनिया को पता ही नहीं था कि टीबी संक्रामक बीमारी है, गैर संक्रामक, यानी कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल। तो एक पैथोलॉजिस्ट हुए हैं जर्मनी के, डॉक्टर रॉबर्ट कॉक। ठीक, उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं भाई, ये बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में है, किसी भी फेफड़े में है, अगर वो खांस रहा है तो उससे फैलती है, फैल जाएगी। तो सबसे पहले उन्होंने इसकी खोज की, कारण, उसके पहले तो मैं कारण नहीं, कारण है, हाँ।
इसके लिए 1905 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस ओके, रिसर्च के लिए। ठीक। फिर जब ये लक्षण होते हैं तो एक पॉपुलर बताया कि भाई सब इतने लक्षण बताओगे तो पब्लिक को याद कहाँ से रहेंगे, हाँ। आपके भी दर्शक भूल जाएंगे। तो टीबी में 2 का बड़ा महत्व है, 2 अंक का। ठीक। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो टीबी हो सकती है। ओके। 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, टीबी हो सकती है, तो 2 बलगम की जांच कराओ। जब 2 बलगम की जांच कराने वो कहेंगे कि 2 दिन जांच करानी पड़ेगी और 2 तरह की जांच करानी पड़ेगी। और कुल मिला के 2 टेस्ट होते हैं, एक बलगम की जांच और एक एक्सरे। तो दो तरह के लक्षण। अब एक लक्षण खांसी, उसको पकड़ लीजिए। 2 हफ्ते से ज़्यादा है, कोई भी हो, खांसी के वैसे हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते तक जिसकी खांसी खिंच जाए उसकी ज़्यादा है तो उसको टीबी हो सकती है। मैंने कहा है, ऐसा नहीं कहा, हो सकती है, चांसेस है। तो इसलिए बलगम की जांच। अच्छा, पूरे देश में कहीं भी सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे ये बलगम की जांच फ्री होती है। ओके, कोई पैसा नहीं। ठीक है। अब मान लीजिए टीबी निकल आई तो आपका जो उपचार है वो भी फ्री मिलता है। ठीक है। एक और चीज़ मिलती है ओके, जो 2018 से आज तक हमारे देश में लागू है कि अगर आपको टीबी है तो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 1000 रुपया महीना भी दिया जाता है। ओके, सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए। ओके। एक्चुअली टीबी उन्हीं को देखा गया है कि जिनका इम्यूनिटी कमज़ोर है, यानी कुपोषण के शिकार हैं, या ऐसी बीमारियां हैं जो इम्यूनिटी की आप गिरा देती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, HIV है, आपके कैंसर है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हृदय की बीमारी है, फेफड़े की कोई पुरानी बीमारी है, तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इनको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो एयर पोल्यूशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ रहते हैं, उनको टीबी होने की संभावना ज़्यादा है। जो ऐसे एरियाज में जिनको हम स्लम एरिया बोलते हैं, हर शहर के किनारे एक नाला होता है, नाले के किनारे एक बस्ती होती है जिसको हम स्लम एरिया कहते हैं। पूरा पहाड़ बड़ा रखा है कचरे का। अब वहाँ न तो साफ आपको वायु मिल रही है, सीलन है, बदबू है, ना ढंग से आपको रोशनी मिल रही है, सूर्य की रोशनी। अब सूर्य के नाम पे याद आया, एक्चुअली सूर्य जहाँ भी आता है मुझे अपना नाम भी याद आ जाता है, उसका काम भी याद आ जाता है। तो सूर्य का क्या काम है, मैं डॉक्टर सूर्यकांत की बात नहीं बात कर रहा हूँ, मैं भगवान सूर्य की बात कर रहा हूँ। सूर्य के 5 मिनट के एक्सपोजर से दुनिया में ऐसा कोई टीबी का कीटाणु नहीं है जो मर ना जाए। ओह, मुझे लगता है हमारे ऋषियों महंतों ने बहुत कहा कि भाई रोज सुबह सुबह सूर्य को जल तो दिया करो, कम से कम 5 मिनट तो आप व्यतीत करेंगे। सूर्य के वैसे 12 मंत्र होते हैं, आप 12 मंत्र बोलने में 5 मिनट तो लगेगा, आपको 5 मिनट का एक्सपोजर हो गया, राइट, टीबी खत्म। राइट। अब जिस एरिया में सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, मतलब वेंटिलेशन और लाइट, सूर्य का प्रकाश और शुद्ध वायु, ये 2 चीजों का जहां कमी होगी वहां टीबी ज्यादा होगा। राइट। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्लम एरिया है ना, अब सूर्य की रोशनी में तो टीबी का बैक्टीरिया 5 मिनट नहीं रुकता। ठीक है। और जहाँ अंधेरा है, जहाँ पे सीलन है, जहाँ पे बदबू है, जहाँ पर गंदगी है, वहाँ टीबी का बैक्टीरिया 10 महीने तक जिंदा रह सकता है। अब आप समझिए, आपका घर में रोशनी है, आपके घर में कोई खांस गया, 5 मिनट में उसके कीटाणु मर गए, सूर्य की रोशनी आई, मर गए। अब कोई स्लम एरिया में टीबी का मरीज यही है, वो खांस रहा है, वो भर रहा है, वो तो कीटाणु 10 महीने तक टीबी फैला रहा है, 10 महीने तक जिंदा है वहाँ। मतलब कोई भी वहाँ पे जाएगा, चांसेस हैं कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही है, चल रहा है, रोज एक उनको आदमी मिल रहा है। राइट। अब हमें समाज को, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको न्यूज़7 मीडिया को, कि कम से कम ये चीजें पब्लिक के पास पहुंचे। और पब्लिक में आपको कहता हूँ कि आप चुप मत बैठिए, आप जो सुन रहे हो सबको डिसेमिनेट करिए, शेयर करिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जागरूकता जरूरी है। अब ये जमाना नारी सशक्तिकरण का है। मैं उन लड़कियों की भी बात कर लेता हूँ, महिलाओं की बात। कौन सी ऐसी लड़की महिलाएं जिनको टीबी होने का खतरा ज्यादा है, जिनकी कम उम्र में शादी हो गई है, अच्छा, जो कुपोषण का शिकार है, जो एनीमिया है। आपने देखा ना, भारत देश में 50% लड़कियां उनका हीमोग्लोबिन 8 रहता है, तो जिनको एनीमिया है, कुपोषण है, कम उम्र में शादी हो गई है, जिनको जल्दी जल्दी ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, स्पेस बहुत कम है, राइट, और बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, राइट, ऐसी लड़कियों को टीबी की बीमारी ज़्यादा होती है। तो जितनी लड़कियां महिलाएं सुन रही हैं, कृपया कम से कम अपने फीमेल कम्युनिटी में, नारी समुदाय में ये बात जरूर समझाएं कि भाई खाने पीने का ध्यान रखिए, कुपोषण मत करिए, हीमोग्लोबिन की जांच कराइए, एनीमिया तो नहीं है, न्यूट्रिशन आपका ठीक है कि नहीं। और न्यूट्रिशन जैसे मैंने कहा, भाई अगर भारतीय थाली खाएंगे तो पोषण बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप फास्ट फूड खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर पार्टी करेंगे, तो फिर आपका न्यूट्रिशन पेट बढ़ेगा। एक चीज और मैं बता दूं, एक मेरी स्टडी है जी, और बहुत पहले एक बड़े अखबार ने, एक न्यूज चैनल ने बड़े इंपॉर्टेंस उसको
एक जमाना आ गया था, आपको याद हो, जीरो फिगर, आज से 15 साल पहले। अच्छा, मुझे नहीं सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया, मैं बताता हूँ। जीरो फिगर का जमाना, लड़कियां डाइटिंग फिगर इसके पीछे पागल हो गई। किसी हीरोइन को फॉलो करके, मैं हीरोइन का नाम नहीं लेना चाहता, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कटरीना थी, उसके पहले वो करीना, ओके। करीना और कटरीना ने मतलब अच्छी हीरोइन है, उस समय स्टार थी, बहुत अच्छी लगती है, सम्मान करते हैं उनका। लेकिन समस्या क्या है कि उन्हें रोल मॉडल मान लिया लड़कियों ने। ठीक है। तो करीना और कटरीना ने ऐसा, वैसे मेरी जो पसंद है प्रियंका चोपड़ा है, ओके, फिगर में नहीं, जो कि हॉलीवुड में चली गई है। हॉलीवुड में चली गई, वो ठीक है, बढ़िया है। ठीक। वो और एक दूसरी बीमारी पूछूंगा, वो प्रियंका चोपड़ा से लिंक्ड है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, अस्थमा के बारे में। ये वीडियो आंटी जी को भी भेजेंगे। हाँ, वो देख रहे हैं, वो जानते हैं। जी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था टीवी की। तो एक जमाने में जिस लड़की को देखो तीसरी लड़की को वो टीवी, और देखने में यूं। तो डाइटिंग के कारण उस दौरान टीबी लड़कियों में बहुत हुई, क्योंकि कुपोषण हो गया ना। ये कुपोषण हो गया, आपका पोषण गया, इम्यूनिटी गई टीबी के। आप सोच रहे वेट लूज कर रहे हैं। एक टीबी के बैक्टीरिया में और खास बात है, 5 साल की उम्र में आपके अंदर टीबी का बैक्टीरिया चल गया, इम्यूनिटी आपकी अच्छी थी, टीबी हुई नहीं। लेकिन वो सुषुप्ता अवस्था में, डोरमेंट फेज में 40, 50 साल, 60 साल तक पड़ा रह सकता है आपके शरीर में। इतना खतरनाक है। अच्छा, मान लीजिए 40 साल की उम्र में आपको डायबिटीज हो गई, तो भी वो फिर आ जाएगा। शौकीन है, शुगर कंट्रोल नहीं थी, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, वही बैक्टीरिया 40 साल पहले जो हो जाएगा, लाइफ आए तो वो एक्टिव हो जाएगा और आपको टीबी कर देगा। आप सोचेंगे हम तो टीबी के संपर्क में आए नहीं, ये हमको टीबी कैसे हो गई? 40 साल पुराना संक्रमण, वो मौका पाते आपको टीबी कर देगा। पॉइंट सर। तो ये चीजें सोसाइटी को आनी चाहिए कि भाई हो सकता। इसमें एक और चीज सर, जैसे अभी हिना खान का सुना, ब्रेस्ट कैंसर है और टीबी का भी कुछ था उसमें। तो ब्रेस्ट कैंसर एंड टीबी, इसका भी कोई कैंसर अगर किसी को है, हाँ, तो उसको टीबी होने की संभावना कई गुना और ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। तो कैंसर के मरीज का भी अगर पोषण अच्छा नहीं होगा, इम्यूनिटी अच्छी नहीं की जाएगी खाने पीने के साथ, तो उसको भी टीबी। इसीलिए कहते हैं कि वो कैंसर के मरीज को थोड़ा सा आइसोलेट करके रहना चाहिए। निमोनिया होने का खतरा, टीबी होने का खतरा, फंगस होने का खतरा, ये सब कैंसर के मरीजों में ज़्यादा रहते हैं। राइट। तो इसलिए इनको थोड़ा अलग रखना चाहिए। अच्छा, घरेलू ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, घरेलू ट्रीटमेंट इसका कोई नहीं, दवा तो आपको करानी है, करानी है। उसके साथ साथ सावधानियाँ ये है कि घर में दूसरे लोगों को ना फैल पाए। तो कम से कम इलाज के 1 महीने तक आपको मास्क जरूर लगाना चाहिए। थोड़ा खांसते समय और खांसी बलगम निकल आया है तो उसे कहीं ओपन में जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहां आप डिस्पोज कर दीजिए, मस्त हो जाएगी। 5 मिनट के बाद वो सब बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है। तो इतना एक चीज क्लियर हो गई कि भाई टीबी आपका ऐसे नहीं फैलता है जैसे हम लोग सोचते हैं, छूने से नहीं फैलता है, बात करने से नहीं फैलता है। वो तभी फैलता है जब आप खांस रहे हैं या बहुत ज्यादा क्लोजली बात कर रहे हैं। जी, ठीक है। खांसने से, छींकने से और बहुत क्लोज बात। हाँ, और उसके लिए भी अगर आप साफ सफाई रख रहे हैं घर में, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, मैंने कहा ना भाई, सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत को टीबी होनी चाहिए। हाँ, राइट। या एक स्टडी हुई है कि टीबी के डॉक्टरों को सबसे कम टीबी होती है। एक और बड़ी चीज है एलर्जी। जी, ये बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, और अस्थमा। जी, ये थोड़ा सा बताइए क्या है। और पहले तो मैं आपके दर्शकों को अपडेट कर दूं कि हमारी एक बॉडी है। टीबी के तो मेरे पास बहुत सारे दायित्व हैं, गिनाऊंगा तो उसमें समय चला जाएगा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत का काम 9 राज्यों का काम मैं नॉर्थ इंडिया के देखता हूँ, जम्मू कश्मीर से लेके और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तक। और ये जो एलर्जी अस्थमा की एक हमारी बॉडी है, इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड अप्लाइड इम्यूनोलॉजी, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूँ। और अभी इसकी एक पत्रिका निकलती है, जर्नल निकलती है। वो रिसर्च की बात फिर आ गई। ठीक है। इसकी जर्नल का अभी पिछले कुछ महीने पहले इलेक्शन हुआ था, तो मैंने एडिटर की पोस्ट पे कंटेस्ट किया था। सो नाउ आई एम द एडिटर इन चीफ ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ एलर्जी अस्थमा एंड अप्लाइड। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं कह सकता हूँ कि बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा, दूसरा, मैं एलर्जी की बीमारियों से, तमाम बीमारियों मैं खुद भुगतभोगी हूँ। तो जितने ये प्री मैच्योर बेबी होते हैं, इनको एलर्जी अस्थमा होने का खतरा ज़्यादा होता है, निमोनिया का खतरा ज़्यादा होता है, टीबी का, हर बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है। प्री मैच्योर एक तो 7 महीने का, जो 9 महीने में पैदा हुआ मैच्योर है, एक जो 8 महीने में, 7.5 महीने में, 7 महीने में, 7 महीने, 6.5 तो बहुत कम, 6.5 महीने से कम का है वो तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। डेंजर है, बहुत डेंजर। हाँ, और हम जैसे 7 महीने में भी पैदा हो जाते हैं लेकिन सरवाइव कर जाते हैं। आपको कुछ रिकॉर्ड बनाने थे सर, देश के लिए और इस दुनिया के लिए कुछ करना था जी, तो आपको गॉड ने भेजा है, तो ऐसे कैसे कुछ हो जाता। उन्होंने मुझे, हमको लगता है कि पैदा होने से पहले ही हमको चुनौती दे दी कि बेटा 7 महीने में तुम्हें पैदा देखेंगे
हाँ। डेवलप करके दिखाओ, कुछ दिखाओ। करके दिखाओ। ठीक है। तो फिर उसके बाद 3 साल में भयंकर निमोनिया, डबल निमोनिया दे दी। बोले मरने से बच के दिखाओ। चले नहीं, तभी तो ठीक कर पाओगे आप जी। लोगों को। जी। जी ठीक है, आप अस्थमा के बारे में बता रहे तो थे। अस्थमा के बारे में बताता था कि अस्थमा में क्या होता है कि अस्थमा भी दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ। और हमारे 13% दुनिया के अस्थमा के रोगी, जैसे टीबी के बारे में बता रहा था, हर चौथा मेरी 26% ग्लोबल शेयर है टीबी का। अस्थमा का केवल 13% शेयर है। 13% पूरी दुनिया के मरीज। अस्थमा होता क्यों है और क्या है ये मैं बीमारी? बताता हूँ, भारत में है, लेकिन अगर आप मोर्टलिटी की बात करें, मृत्यु की बात करें, तो वो 46% है। हाँ, मतलब दुनिया का हर दूसरा अस्थमा का रोगी भारत में मर रहा है। मरीज कम है, मृत्यु ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि अस्थमा के रोगी को ये भ्रांति है कि इनहेलर अंतिम इलाज है, इनहेलर लेंगे तो लत पड़ जाएगी। तो ये लोग अस्थमा के रोगी इनहेलर कायदे से नहीं। अब मैं फिर प्रियंका चोपड़ा का नाम लूंगा तो आप कहेंगे हमारी वाइफ प्रीति को आप कह देंगे। एक हमने तो कह दीजिए, वो तो सुने। कई मूवियों में हमने देखा है कि कुछ लोगों को अस्थमा होता है, वो कोई टैबलेट लेते खाते हैं तुरंत ठीक हो जाते हैं। तुरंत नहीं, इनहेलर लेते हैं, वो स्प्रे। हाँ इन्हें, हाँ हाँ तो प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो है, आप डालिए गूगल पे, थोड़ी देर बाद मेरे बाद जाइएगा। हाँ। तो उसके 10-12 इंटरव्यू हैं अस्थमा के ऊपर। ठीक। उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक छोटा सा वीडियो है, उसमें 1 मिनट का, उसमें उसने कहा है कि मैं 5 साल की थी जब मुझे अस्थमा डिटेक्ट हुआ। मेरी माँ डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि अस्थमा में इनहेलर जरूरी है, और मैं लगातार इनहेलर लेती रही। और आज मैं जो कुछ अपने जीवन में अचीव कर पाई वो रेगुलर इनहेलेशन थेरेपी के कारण ही कर पाई। इतनी बड़ी बात पब्लिक डोमेन में कहते हैं ना, आप देख लीजिए। इसके बाद यूट्यूब पे बहुत सारे रेडियो निकल आएंगे वीडियो। ये मैं समझता हूँ, उसकी बहुत तारीफ करता हूँ पर्सनली। मैं लाइक करता हूँ, अलग बात है, बहुत सारे कारण है, लेकिन ये जो जिंदा दिली उसकी है, ये मुझे बहुत भाती है कि उसने कम से कम एक्सेप्ट किया। अब हैं तो बहुत सारे लोग जिनको अस्थमा है। आपने देखा कभी सौरभ गांगुली को छक्के पे छक्के लगाते थे कि उन्होंने कहा मेरी सांस फूल रही है, मैं छक्का नहीं लगा सकता, अस्थमा है, इनहेलर रेगुलर लेते हैं। ओके। शोएब अख्तर पाकिस्तान का क्रिकेटर है, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रेट से बॉलिंग करता है। कभी उसने कैप्टन से कहा कि भैया 1 ओवर कर लिया, हमें जरा ठहर जाओ, हमारी सांस फूल गई। नहीं, क्योंकि ये सब रेगुलर इनहेलर लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, तो ये अस्थमा जो होता है वो यूजुअली बचपन में शुरू होता है। ओके। अक्सर छींके आना, सर्दी जुकाम होना, जैसे मुझे भी खतरा था, मुझे भी बहुत ये सब होता था। नाक की एलर्जी मुझे हुई, पेट की एलर्जी आज भी है। मैं कई ऐसी चीज़ें, जैसे मैं गरम मसाला खा लूँ, मैं गार्लिक खा लूँ तो मुझे रात में उल्टी हो जाएगी। तो कुछ फूड इंटॉलरेंस भी है और फूड एलर्जी भी है, दोनों चीज़ें हैं। और मुझे आँख की एलर्जी बहुत है, हर बदलते मौसम में बहुत खुजली होती है, आँख में बहुत पानी निकलता है। शुरू में ध्यान नहीं दिया, बढ़ गई, तो 3 लर्जी तो मैं खुद ही हुआ मेरे को। तो अच्छा हुआ भगवान ने एलर्जी स्पेशलिस्ट बना दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए सर कि जैसे जिनको जो मैं कह रहा था 2/3 बीमारियां बचपन में शुरू होती हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको 2 साल के बाद भी छींके, सर्दी जुकाम, गले में खराश रहती है और फिर उनकी पसली चलने लगती है। आम भाषा में कहते हैं ना, ये सांस फूलती है, पसली चलने लगती है, तो वो सब अस्थमा के रोगी हैं। और अस्थमा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका खतरा कम हो जाता है, लेकिन बचपन में और जवानी में अस्थमा का खतरा ज़्यादा रहता है। कुछ लोगों में लेट ऑनसेट अस्थमा भी होता है, मिडिल एजेड या एल्डरली में भी हो सकता है। लेकिन अस्थमा की रोग क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूँ पब्लिक डोमेन में, आपके यहाँ भी देता हूँ, कि बहुत सारी पत्तियां हैं हमारे पेड़ पौधों में। नीम की पत्ती छुए कुछ नहीं होगा, आम की पत्ती छुए कुछ नहीं होगा, लेकिन पौधा है टच मी नॉट। जैसे ही छुई मुई के पौधे को आप छूते हैं उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। बस अस्थमा के रोगी की जो सांस की नलियां हैं वो अति संवेदनशील हैं, छुई के पत्ते की तरह हैं। जब भी कोई धूल, धुआं, गर्दा, एलर्जी का तत्व सांस के अंदर जाएगा, उसकी सांस सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि सांस ले नहीं पाएगा, सिकुड़ रही है ना उसकी। अब देखिए, घर के अंदर, घर के बाहर, वातावरण में बहुत सारी चीजें, जैसे कोई बगल में सिगरेट पी रहा है, अस्थमा के रोगी तुरंत खांसी आने लगेगी, कहेगा भैया यहाँ मत पियो, हमें तकलीफ हो रही है। राइट। कोई बगल में डिओडोरेंट परफ्यूम निकाल के लेडी चली गई और दूसरे लेडी को मालूम अस्थमा है, तो कहेगा बहन जी मुझसे दूर रहो, मेरे को अभी छींके आने लगेगी, पार्टी में खांसी हो जाएगी, सांस फूल जाएगी। तो ऐसे एलर्जन या ट्रिगर्स कहलाते हैं जो इसको सांस की तकलीफ को बढ़ाते हैं। हमारे वातावरण में जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, मैंने कहा धूम्रपान हो गया, धूल, धुआं, गर्दा कहीं भी है। एक कर्मचारी है, मान लो किसी ग्रोसरी की शॉप पे काम करता है, और जैसे ही वो गेहूं, आटा, चावल के बोरे खोलता है उसको छींक आने लगती है। राइट। तो उसको तुरंत होने लगता है, दूसरे को नहीं आती है, और मजदूरी भी कर भी रहे वो। तो इसी तरह हमारे बाहर, हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल होली, दिवाली त्यौहार पे, ईद पे हम सब लोग सफाई करते हैं घर की। अस्थमा का रोगी होगा और जैसे वो सफाई करेगा उसकी सांस फूल जाएगी।
घर में नया नया पेंट किया है, पेंट की खुशबू अभी बाकी है, और वो मरीज का उस कमरे में सो गया जिसमें पेंट की स्मेल, चाहे वो दीवार की है, लकड़ी की, दरवाजे की, किसी भी आ रही है, उसकी सांस फूल जाएगी, रात में उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, इसमें इस चीज़ से भी होता है कि कोई चीज़ से पैनिक हो जाना, कोई सडन कोई चीज़, स्ट्रेस से भी होता है। स्ट्रेस से भी होता है ना। बिल्कुल, आपने कोई ऐसी बहुत खुशी की खबर सुनी, बहुत दुखी की खबर सुनी, आप तनाव आया, उसके कारण भी सांस फूल जाती है। श्रीदेवी एक हीरोइन रही जी। है और दुबई में उनकी डेथ, बड़े रहस्यमय तरीके से रहस्यमय डेथ हुई, और जी। तो किसी ने कहा अस्थमा था, किसी ने कहा कि अटैक आया था। कुछ बताएंगे डिस्कस कि क्या कुछ? अब देखिए, अगर कोई पानी के अंदर, हाँ। देखिए जीवन का सिद्धांत क्या है, हाँ। कि हम जीवन में 3 हफ्ते बिना भोजन के रह सकते हैं, 3 दिन हम बिना पानी के रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस के हम 3 मिनट नहीं रह सकते हैं। तो अगर श्रीदेवी जी की, जैसा कहा जा रहा है, वो टब में उनकी ड्राउनिंग हो गई, अब कैसी थी, कुछ दवा खाई हुई थी उनकी, क्या सेमी कॉन्शियस थी, अनकॉन्शियस थी, अगर वो 3 मिनट तक पानी के अंदर रह गई, तो चाहे अस्थमा था या ना था, तो डेथ निश्चित थी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो इसलिए अब उस डिबेट पे हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी 3 महीने से ज़्यादा ड्राउनिंग हो गई, वो पानी के नीचे, उसके अंदर उनकी डेथ। एयर पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट, जी, हम आजकल देख रहे हैं कि पेड़ तो काटे जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ने वाला है? दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और सांस के रोगियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरा है। मैं आपको बता दूं, बिल्डिंगें बन रही हैं, कारखाने बन रहे हैं। जी, तो मैं आपको बता दूं कि करीब 17 लाख 17 लाख लोगों की डेथ हो जाती है एयर पोल्यूशन पे, स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव के कारण हमारे भारत में। ठीक। तो आप सोचिए कि हर 1 मिनट में 2 लोगों की जान वो वायु प्रदूषण के कारण हो रही है, इतनी मृत्यु होती है। अब ये वायु प्रदूषण करता क्या है कि इसमें बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर और कुछ गैसेस होती हैं, और वो हमारे सांस के साथ अंदर जाते हैं, सांस के साथ अंदर जाने के बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं, राइट, और हर अंग में जाते हैं। अब तो स्टडी ये आ गई है कि डायबिटीज़ का भी संबंध एयर पोल्यूशन से। एयर पार्टिकुलेट मैटर छोटे वाले जाते हैं 1 माइक्रोन के आसपास के, और वो पैंक्रियाज में बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं, उसके कारण डायबिटीज़ हो जाती है। एक बच्चा जो गर्भस्थ शिशु है, उसकी एयर पोल्यूशन के कारण ये जो पार्टिकुलेट मैटर माता में गए, माँ की गर्भनाल से, यानी उससे अम्बिलिकल कॉर्ड से सर्कुलेशन में बच्चे में गए, तो उस बच्चे की इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, गर्भ के अंदर डेथ हो सकती है, उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन बहुत सारी बीमारियों से गिर जाता है। एयर पोल्यूशन, बताओ उस बच्चे का क्या दोष है जो अभी आया ही नहीं आपके वातावरण में, उसको भी आपने नहीं छोड़ा है, और ये मैन मेड प्रॉब्लम है, हम ही ने वातावरण को खराब किया, पहले तो ऐसा नहीं था। तो अच्छा, सही एक्टिव लेवल क्या होना चाहिए? ये बाहर का वातावरण तो अलग है, अगर आप घर के वातावरण को देखो तो पहले गांव में गोबर से लिपाई होती थी घर की, हर साल दिवाली से पेंट होते थे, चुनाव मतलब पुताई होती थी, गोबर से ही होती थी, और पोल्यूशन ना के बराबर था। आज भी देख लीजिए, अर्बन रूरल डिवाइड है। तो अभी क्या है, हमने शरीर उसमें घर को जो है एकदम बिल्कुल मॉडर्न बनाने के चक्कर में, अब सोचिए जिस घर में कारपेट ज़्यादा होगी, जिस घर में सोफ़ा कवर ज़्यादा होंगे, जिस घर में कर्टेन ज़्यादा होंगे, उस घर में एलर्जी और अस्थमा होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों? जिस घर में सॉफ्ट टॉयज ज़्यादा होंगे, यानी पॉपुलरली नोन एज टेडी बियर, हमने देखा बच्चा इतने साल का है, इतने कद का है, और टेडी बियर इतने कद का है। और अब बड़े गर्व से लोग बताते हैं, मेरी बिटिया तो टेडी बियर के बिना सोती नहीं है। अरे भाई, बिटिया बच्चे को सोना चाहिए दादी के साथ, नानी के साथ, नाना के साथ। टेडी बियर का क्या रोल है? टेडी बियर का क्या रोल है? टेडी बियर कौन सा बोलता है, कौन सा मुस्कुराता है? तो घर के अंदर जितना डस्ट होगा, डस्ट कहाँ से निकल रही है? आपके सोफा कवर से निकल रही है, कर्टेन से निकल रही है, कारपेट से निकल रही है। राइट। तो अगर आप मॉडर्न घर है तो आप फिर वैक्यूम क्लीनर भी रखिए, और सुबह सुबह शाम दोनों वक्त वैक्यूम क्लीनर करिए। राइट। कर्टेन, अस्थमा के रोगी को हम कहते हैं कर्टेन जो है वो वंस अ वीक रोज धुल जाने चाहिए। और आपकी बेडशीट अस्थमा के रोगी की डेली बदली जानी चाहिए। अगर सफाई का काम है तो अस्थमा के रोगी को नहीं करना चाहिए। राइट। एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है कि साहब महिला है घरेलू, अब उसको घर में झाड़ू भी लगानी है, उसको सब्जी भी खाना भी बनाना है उसको, और अस्थमा की असर ग्रसित महिला है, अगर झाड़ू लगाएगी तो 3 मिनट बाद उसकी सांस फूल जाएगी। अगर वो छौंक लगाएगी किचन में जाए तो भी उसकी सांस फूल जाए। तो मैंने उसका समाधान निकाल लिया है। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत दवाई नहीं करते हैं, सामाजिक समाधान भी निकालते हैं। तो मैंने ननद भाभी का एक रिश्ता देके बताया, ठीक है, अक्सर सास बहू का भी बनाया है। मान लीजिए चलो सास सीनियर है, पहले सास बहू का ही देते हैं। सास को मान लीजिए अस्थमा नहीं है, बहू को अस्थमा है, और अब भाई सास है तो झाड़ू कैसे लगाएंगे? तो बंटवारा कर लो। सास जी, भाई मेरा विनम्र निवेदन है, आप झाड़ू लगा लो,
या उसी के पति से लगवा दो, उसको पोछा लगाने दो। पोछा लगाने से उसकी सांस नहीं फूलेगी, झाड़ू लगा से फूल जाएगी। तो बेचारी काम करने को तैयार है, मना तो नहीं कर रही है, तो झाड़ू कोई और झगड़ा का सॉल्यूशन दे दिया आप। हाँ, मतलब ठीक है, वो पति भी सुन रहे ध्यान से। हाँ। अगर कई घर में कोई पति रहते तो भाई पति जी तुम झाड़ू लगाओ, तो पत्नी जी पोछा लगा लेंगे। अब खाना बनना है, ठीक, तो सब्जी काटने में उसको प्रॉब्लम नहीं है इस्तेमाल रोगी को, लेकिन छौंक लगाने में है, तड़का लगाने में है। सब्जी जब छौंकते हैं उसमें प्रॉब्लम है, क्यों, उससे भी वो निकल रहा है अलग। ये भी बंटवारा करो। इसमें मैं ननद और सास बहू का, भाभी का उदाहरण दे देता हूँ कि भाई ननद को मान लीजिए अस्थमा नहीं है, भाभी को है, तो भाभी सब्जी काट दें और ननद जी छौंक दें, तड़का लगा दें, तो हो गया ना आपके परिवार का सॉल्यूशन एकदम। अब ऐसा ना हो देसी तरीके से सास बहू ननद भाभी के और भी क्वेश्चन सामने लगे कि डॉक्टर साहब तो ये समाधान भी दे देते हैं। देसी तरीका मिल गया। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ घर में पेट एनिमल्स नहीं होना चाहिए। घर को घर रखिए, चिड़ियाघर मत रखिए। हाँ, लेकिन ये तो ट्रेंड बनता चला जा रहा है। हमारे गांव में गाय पशु सब पाए जाते थे। अभी देखिए सज्जन मेले ले लो तो क्या करे थे, मेरे तो गौशाला है। गौशाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गौशाला घर के अंदर थोड़ी है, वो तो घर के बाहर है, बाहर अलग है। तो घर को घर ही रहने दीजिए, उसको चिड़ियाघर मत बनाइए। अब कोई तोता पाल रहा है, कोई कबूतर पाल रहा है, कोई खरगोश पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है, कोई कुत्ता पाल रहा है, भाई ये सब मत करिए। ये ट्रेंड है सर, ये तो घर को घर रहने दीजिए, ये तो ट्रेंड बन गया है। नहीं तो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। पेट एनिमल से यही नहीं और भी बीमारियां होती हैं। ध्यान रखिए, जो भी पेट्स के नाम पे ट्रेंड फैलाते, मेरा बाबू मेरा सोना, पेट्स को बनाते हैं, उसको अलग रखिए, आपकी सांस फुला देगा। चलिए सर, डाइट और न्यूट्रिशन क्या रखें जिनको टीबी है और जिनको अस्थमा और इस तरह की चीज़ें हैं जी, क्या रखनी चाहिए उनको डाइट? मैं ओवरऑल बता देता हूं। हाँ प्लीज़। कि देखिए डाइट हमारी क्या करती है, हमारे ये न्यूट्रिशन जो है उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है डाइट। इस डाइट से जैसे आप पौधा उगाते हैं ना, तो उसको थोड़ा खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, सूर्य की रोशनी देते हैं वगैरह वगैरह, और कटाई छटाई करते हैं। तो हमारे जैसे आप जाते हैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं भैया टंकी फुल करा लो, पता नहीं कहाँ पेट्रोल पंप मिला है। करेक्ट। तो ऐसे ही डाइट में पहला सिद्धांत ये है, जो आजकल नहीं हो रहा है, कि लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। बहुत गलत बात है। पॉइंट आपका जो ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह होना चाहिए, रॉयल। वाह। आपका जो लंच होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, थोड़ा मॉडेस्टी का। और आपका जो डिनर यानी रात का खाना होना चाहिए वो भिखारी की तरह होना चाहिए। मिल गया तो ठीक, ना मिल गया तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आप डाइट के संबंध में ये सूत्र अपना लेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। लोग क्या करते हैं? 3 रामबाण आपने ब्रह्मास्त्र दे दिए हैं लोगों को। अभी और 3 सर एक बार दोबारा रिपीट करें एकदम रैपिडली। ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए प्रिंस, द लंच शुड बी लाइक ए किंग, एंड डिनर शुड बी लाइक ए बेगर। सुबह का नाश्ता राजकुमार की तरह चौड़े से करिए, और लंच जो है वो राजा की तरह करिए। थाल बड़ा लग के आया, राजा साहब ने थोड़ा इसमें से लिया, थोड़ा इसमें से लिया, भाई कहा हो जा ले जाओ बस। और डिनर भिखारी का, मिल गया तो ठीक है, ना मिल गया तो और ठीक है, कोई बात नहीं। आप हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा शॉर्ट में बता दिया आपने। एक किसी से रिलेटेड लाइफस्टाइल का और चीज, लाइफस्टाइल, राइट। कि मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं अरे हमारी आदत है 2 बजे सोने के, मतलब क्या मतलब? आज बहुत पुअर लाइफस्टाइल हो गई है लोगों की, बहुत ज़्यादा पुअर। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में जो आप दिन भर एक्टिविटी करते हैं, तो जैसे गाड़ी आपकी वर्कशॉप में जाती है, गैरेज में जाती है ठीक होने के लिए, ऐसे ही हमारी गाड़ी, हमारा शरीर रोज रात को वर्कशॉप में जाता है, रोज रात को गैरेज में जाता है। इसमें मरम्मत होती है, और ये वर्कशॉप गैराज खुलती है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। अब आप सोचिए, आप मरम्मत करवाना चाहते हैं कि नहीं मरम्मत करवाना, और इसको डेली जरूरत है। टेयरिंग वेयरिंग होती है, वो सब रात में वर्कशॉप लगती है, गैराज खुलता है रात को 10 से 4, यही उसका टाइम है। ये शरीर की वर्कशॉप की बात चल रही है। बायोलॉजिकल क्लॉक को चैलेंज करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। बॉडी की वर्कशॉप की बात चल रही है। जी, बॉडी की वर्कशॉप चल रही है, बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक की। क्योंकि आप मोबाइल सही कराते हैं, गाड़ियां सही कराते हैं, बॉडी के लिए कौन सोचेगा? बॉडी रोज रात को मरम्मत होती है, रोज रेगुलर तो वर्कशॉप किसी को होती नहीं है, रोज रात को होती है। और ये भगवान करता है, ईश्वर करता है, प्रकृति करती है। राइट। आप क्या कर रहे हैं? और एक और खाना है कि आपके रात के खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। अब रात को 12 बजे आप डिनर कर रहे हैं और उसके बाद 1-2 बजे सो जा रहे हैं, तो कहाँ 12 बजे डिनर करते हैं, 12 बजे ही सो जाते हैं। हाँ, 12 बजे सो जाते हैं, ये भी कई बार। तो ये गलत है। दूसरा, 3 चीजें, और 3 का महत्व बहुत आ गया, मैं 2 का मैंने बोल दिया टीवी में, अब 3 का इसमें बोल रहा हूँ। 3 चीजें हैं, 3 सफेद चीजें ऐसी हैं जो एकदम अपने जीवन से हटा दीजिए। ठीक है। सफेद चीनी, सफेद नमक और सफेद मैदा। ये 3 चीजें अगर आप जीवन से हटा देंगे तो डाइट भले ही छोटा मोटा आप मत परहेजी भी कर लें, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे।
राइट। अब आप कहेंगे 3 हटा दी तो इसका ऑल्टरनेटिव तो दीजिए, अच्छा। वो भी मैं देता हूँ। हाँ। सफ़ेद चीनी की जगह अगर आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ खाइए। सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक लीजिए, और सफ़ेद मैदा की जगह आप मल्टीग्रेन आटा लीजिए। मल्टीग्रेन आटा, जो कि आप भी बता रहे थे, जो मैं खुद लेता हूँ। काली रोटी बनती है लेकिन मैं खाता हूँ। बनती है। ठीक है, आप ये बताइए सर कि क्या योगा से भी जी। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है या हेल्थ? तो मैं आपको आपके दर्शकों को बता दूं, आपने बताया था इंट्रोडक्शन में, हाँ। तो MBBS MD के अलावा मैंने 24 अपने जीवन में और ऐसे पाठ्यक्रम या सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हैं। हाँ। उसमें एक डिप्लोमा भी किया है मैंने योगा एंड नेचुरोपैथी में। मैंने एक और डिग्री ली है, वो डाइट, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन की। तो इसीलिए मेरा डाइट और उस पर भी कमांड रहता है। मैं उस फील्ड में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता हूँ जो मुझे नहीं आता। राइट। तो योग, और योग का क्या मतलब है? योग मतलब जोड़ना। जो हिंदी के लोग जानकार हैं उनको मालूम है योग माने जोड़ना, मीन्स टू ऐड। कहाँ पे ऐड? टू ऐड समथिंग इन योर पर्सनालिटी। तो योग करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ जुड़ना तय है। जुड़ना तय है। तो इसलिए, और नेचुरोपैथी क्या है? वो नेचर के करीब लाती है। तो मैं आपको छोटा सा बता दूं कि दुनिया का पहला शोध, अभी रिसर्च की बात चली, आपने टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होने की मेरी बात कही, तो दुनिया की पहला ऐसी एक विशेष रिसर्च जो योगा एंड अस्थमा के बहुआयामी फैक्टर्स को लेकर हुई, वो 2009 में मेरे अंडर रजिस्टर हुई। तो मैंने उसको PhD को गाइड किया, और उसके बाद उसमें करीब 25 शोध पत्र सिर्फ और सिर्फ योगा और अस्थमा पर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट। अभी मेरा नेचुरोपैथी की जैसे बात हुई, तो अभी मेरा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है, और वो है रोल ऑफ जलनेती इन द मैनेजमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस विद और विदाउट अस्थमा। अर्थात नाक की एलर्जी में जलनेती का क्या रोल है। अब बहुत से लोग आपके जलनेती नहीं समझ पाए। हमारे बुजुर्ग याद करिए, आप अपने बाबा से पूछिएगा कभी, तो पहले लोग थोड़ा सा गुनगुना पानी करके चुटकी पर नमक डाल के, और एक लोटा होता था जिसमें एक टोंटी निकली होती थी, और ऐसे करके इस नाक में डालते थे, इस नाक से निकलता था, इस नाक से डालते थे, इस नाक। राइट। तो इसी जल नीति पे हमारे यहाँ कर रहा है। 200 से ऊपर पेशेंट हम रजिस्टर कर चुके हैं नाक की एलर्जी के, और उनमें प्रयोग देख रहे हैं, और हमने कई मरीजों में मॉडर्न सिस्टम एलोपैथी की दवाएं उनकी छूट गई हैं। तो ये है योगा और प्राणायाम की पावर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सब एड ऑन थेरेपी, ये मेन थेरेपी नहीं है। ये अंग्रेजी दवाओं को कम कर सकती है। अब कोई कहे कि अस्थमा में केवल योग से ठीक कर लूंगा, प्राणायाम से ठीक कर लूंगा, तो ये गलत है, नहीं हो पाएगा। मैंने तो दुनिया की पहली PhD इस काइंड की है, हर आयाम को देखा है। लेकिन इनहेलर की डोज कम हो सकती है, लेकिन वो भी डॉक्टर कम करेगा। आप मत करिए कि आपने 3 महीने प्राणायाम कर लिया, लाओ इनहेलर की डोज कम करके देखते हैं, वो खतरा बन जाएगा फिर वो। इनहेलर लेते रहिए अस्थमा के रोगी, साथ में योग करिए, कुछ और फायदा हो जाएगा। तो आपकी कई सारे फोटोज, कई सारे वीडियोस वो भी वायरल होते हैं, जहां आप चैरिटेबल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो एक तो मैंने देखा कि साइंस का पहलू देखा आपका, एक देखा मैंने पढ़ाकू स्टूडेंट देखा, एक देखा मैंने हार्ड वर्किंग डॉक्टर की कैसे 0 से लेकर टॉप 2% डॉक्टर्स में अपना नाम बनाते हैं। टॉप 2% ऑफ द साइंटिस्ट, जिसमें डॉक्टर भी, इंजीनियर भी हैं, राइट। हाँ, साइंटिस्ट में आपका नाम आता है। तो चैरिटेबल और इन सब चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? सोशल वर्किंग के लिए सिद्धांत है पंकज जी कि किसी की सहायता करने से अगर आपका नुकसान नहीं हो रहा है तो कर दो। बहुत सिंपल सिद्धांत है। आपका क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। आपने प्लेटफॉर्म दिया, उसकी सहायता हुई। तो ऐसा हुआ कि जब मैं MBA फर्स्ट ईयर में आया तो गोमती नदी में बाढ़ आई, आपको याद नहीं होगी, इन लोग को भी याद नहीं होगी। तो पक्के पुल के उधर, मेडिकल कॉलेज के पास जो पक्का पुल है सीतापुर पर जब जाते हैं, पक्के पुल के उधर, ये उस समय इतना बांध स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो पानी भरा हुआ था। तो बाढ़ हुई तो हम लोग एक दिन मैस में खाना खा रहे थे, तो वहाँ लोग जो हैं वो दिखते थे, कोई पेड़ पे टंगा है, किसी को CRPF वाले खाना भेज रहे हैं, किसी को PSC वाला भेज रहे हैं। तो हम लोगों ने मैस में ये निश्चित किया कि भाई मैस में हम लोग खाना खिलवाते हैं, खाना खाते हैं, एक सुबह की डाइट लगती है, लंच की, एक डिनर की। तो मैंने एक प्रपोज किया कि अगर हम लोग अपनी 2 डाइट के बजाय 3 डाइट लगवा दें तो बोले इससे क्या होगा। मैंने कहा एक डाइट के खर्चे से मैस का जो महाराज खाना बना रहा है उससे कहेंगे भाई कुछ पूरी सब्जी बना दो, वो पैकेट हम लोग खाने के इन लोग को बंटवा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा था फौज वाले, CRPF वाले, ये सब लोग जो हैं वो फूड पैकेट बंटवाते थे। प्रस्ताव पारित हो गया। अगले दिन से बाहर एक ठेला लगाता था, उसको मैंने सेवा का काम, मैंने कहा पैसा वैसा नहीं देंगे, ठेले पर रखो, ये वहाँ लेके चलो। फिर कुछ लोग इमामबाड़े में रुके हुए थे, फिर वहाँ ले गए। तो इसमें आनंद आने लगा। आप सोचिए कि जब आप
किसी को देते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उसका जो सुख मिलता है ना, वो अर्जित करने से ज़्यादा बड़ा सुख मिलता है। राइट। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, आपको बैंक बैलेंस बढ़ता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह आप अच्छे काम करते हैं तो आपके अच्छे कार्यों का भी अकाउंट है, वो दिखता नहीं है और वो भी बढ़ता है। इसी के साथ स्पिरिचुअल में मैंने पूछा आपसे, और जब भी आप आए पहली बार मिले तो मैंने आपसे पूछा स्पिरिचुअल हैं आप, क्योंकि एज ए डॉक्टर मैंने बहुत लोगों को साइंटिफिकली डिसीजन लेते हैं, साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि मेडिकल पे किसी तरह के या किसी भी स्पिरिचुअलिटी पे। जी, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, साइंस पे बिलीव करते हैं। आप स्पिरिचुअल हैं? बिल्कुल हैं। कोई इंसिडेंट जो आपको स्पिरिचुअल? मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ, ना विश्वास रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ, आध्यात्मिक हूँ, और वो शायद मेरी चमत्कारों पे विश्वास करते हैं आप? और चमत्कार कहें या उसे कहें कि एक कोई पारलौकिक संसार है जिसमें कुछ ऐसा हो जाता है जो आपकी समझ से परे है, ये मैं विश्वास करता हूँ। वो ऊपर का साइंस है। हाँ, उसके मेरे जीवन में भी एक उदाहरण मैं छोटे में बना, प्लीज बताइए उसको। तो मैंने कहा एक तो मेरा जीनोटाइप है, मेरे बाबा भागवत के परम विद्वान थे, हमारी पत्नी है, तो मेरा छोटा परिवार है, छोटा परिवार के बारे में बता देता हूँ। मेरी पत्नी है प्रीति, वो हाउसवाइफ है, ठीक। मेरे बेटे ने MBBS कर लिया है, वो अभी एडमिशन हुआ है, मतलब J2 है, MD सेकंड ईयर में है। वो कहाँ कर रहे हैं? वो MD सेक्रेटरी कर रहा है आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम से, प्रांजल नाम है उसका, प्रांजल त्रिपाठी, ठीक। बिटिया हमारी सूर्याती, वो उसने अभी MBS फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ दोनों बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। मैं अपनी पर्सनालिटी नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया, अपना डिसीजन है, एक बार भी मैंने नहीं कहा। जैसे मैं पल्मोनरी लंग का डॉक्टर हूँ, रेस्पिरेटरी का, तो अगर मेरे कहने पे होता तो मेरा बेटा भी उसमें MBA कर रहा होता। उसने MBA थर्ड ईयर में कहा, पापा मुझे अपनी ब्रांच के लिए मत कहना, मैं सेक्रेटरी में जाऊँगा। सेक्रेटरी में जाओ। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, अरे तुमने यार अपने स्पेशलिटी में नहीं डाला। मैंने कहा नहीं, डालना वाला नहीं, बच्चों को कैरियर में अपने आप जो सोचना है वो करने दीजिए। मैं अगर चारों की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करूं तो सबसे खराब पर्सनालिटी मेरी है। पूछिए कैसे? कि हमारी जो पत्नी है प्रीति जी, वो बहुत धार्मिक हैं, कर्मकांडी भी हैं, ठीक। वो पूजा पाठ पे सब चीज़ों में बिलीव करती है, वो जो है वो कुछ खा नहीं सकती, ठीक। केयरिंग भी बहुत है, पूरा मतलब बिना MBA के MBA है, पूरा मैनेजमेंट करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे कभी कहा जाए कि भैया ये 10 स्विच बोर्ड लगे आपके कमरे में है, जरा भैया वो पंखा वाले उसमें या उस वाली रॉड का दबा देना, तो मुझे पता ही नहीं कौन सा स्विच है। मुझे घर में कुछ पता ही नहीं रहता है। बाहर इतना बड़ा सरकारी घर है, गार्डन है, तो उसमें कौन सा पत्ता लगा, कहाँ लगा, शायद मैं आधे नाम में ना बता पाऊँ। तो ये सब प्रीति जी काम देखती हैं। तो वो एक बॉन्ड है, एक मतलब एक घर में जो एक चुंबक होती है वो है, वो सबको मैनेज करती हैं। मैनेजमेंट में मेरा कोई हाथ नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ एक हुई, एक इंसिडेंट, हाँ, जो आपने मुझे शेयर किया था मेरे केबिन में, वो यहाँ मैं चाहता हूँ बताइए। जी, ऐसा हुआ, मैं MD का स्टूडेंट था। हाँ, MD का स्टूडेंट था और मेरे दिमाग में आया कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ के आया हूँ, तो हिंदी भाषा के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो MD में हम लोग को 1 साल की एक थीसिस लिखनी पड़ती है, अंग्रेजी में लिखी जाती है नेचुरली, पूरा पाठ्यक्रम अंग्रेजी में। तो मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहा कि सर अंग्रेजी के साथ साथ मैं चाहता हूँ हिंदी में भी मैं थीसिस लिख दूँ, क्योंकि केवल हिंदी में तो आप लिख नहीं सकते थे उस समय। तो वो तुरंत कहते थे तमिलनाडु से आएगा एग्जामिनर, वो कैसे पढ़ेगा। तो मैंने कहा सर आपके नॉर्म्स के हिसाब से अंग्रेजी कर देता हूँ, एक सेट में हिंदी का भी बनाता हूँ, इससे क्या होगा। तो मैंने कहा मुझे खुशी ये होगी कि जिस मातृभाषा में मैं पढ़ के आया हूँ, चिकित्सा साहित्य में उसका एक संवर्धन हुआ, और उसमें एक साहित्य क्रिएट हुआ, उससे हो सकता है आगे दिशा खुल जाता। मुझे पता नहीं था, ये बात है 1991 की, सेकेंड ईयर में थीसिस लिखी जाती है। तो मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, आज से 33-34 साल पहले। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। बोले पहले 2 प्रश्न किए उन्होंने, बोले ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं सर तैयार हूँ, मेहनत से मैं करने से पीछे हटता नहीं हूँ। पैसे ज़्यादा खर्च हो गए, मैंने कहा वो भी कोई दिक्कत नहीं सर, पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने हमको कहा ठीक, अलाउ कर दिया। थीसिस का हमारा जो परफॉर्मा था उसको उन्होंने अंग्रेजी वाले पे लिखा फॉरवर्डेड, और हिंदी वाले पे लिखा अग्रसारित। अच्छा, वही हमारे हेड थे, वही प्रिंसिपल थे, तो लोग उनसे डरते भी थे, भाई हेड भी हैं प्रिंसिपल भी हैं। 3 महीने बाद आई गॉट ए लेटर फ्रॉम प्रिंसिपल, डियर डॉक्टर सूर्यकांत, योर थीसिस टू बी सबमिटेड इन इंग्लिश ओनली। तो मैं पहुंच गया, मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था। बोले नहीं, बहस नहीं, बकवास नहीं, तुम एक नई वो प्रथा शुरू करना चाहते हो। फिर सब कोई लिखने लगा, ये सब नहीं चलेगा। अब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में बड़ा प्रोफेसर, हेड प्रिंसिपल, इंग्लिश मीडियम का पढ़े हुए थे वो,
बड़े परिवार के थे, उनकी बैकग्राउंड थी। तो मैंने कहा गुरुजी का लगता है आज मूड ठुक नहीं, मैं बाहर जाके, मैंने कहा फिर किसी दिन चलते हैं। तो लोगों ने कहा हनुमान जी के उपासक है, मैं भी भाई देवे हनुमान जी का भक्त हूँ। तो मैंने कहा बात तो सही है गुरु। हनुमान जी मंगलवार के दिन पहुंच गए। ठीक है। तो मैंने कहा गुरु जी ऐसा सा तुम्हें समझाया उस दिन समझ में नहीं आया। हाँ। तो मैंने कहा मैंने इतना दुस्साहस कर दिया। हाँ। मैंने कहा सर आप ही ने तो हमारा परफॉर्मा फॉरवर्ड किया था और आपने कहा था सर नो मोर क्वेश्चन, गेट आउट। अब गेट आउट तो उन्होंने कर दिया, लेकिन बाहर आते हमने कहा कि गेट आउट तो हो गए, लेकिन अब भाई अब तो ये बात जिद पे आ गई। और जिद्दी तो आप थे। और जिद्दी तो हम बचपन से हैं। डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर बनेंगे, और वो भी सांस के तो बचपन की। तो हमने कोई बात नहीं। टू कट स्टोरी शॉर्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज 1991 में इट वॉज एफिलिएटेड टू द लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो लोगों ने कहा वाइस चांसलर से लिखवा लो, तो लिख ही देगा। मैं गया वाइस चांसलर से, उन्होंने कहा ये बात है। हाँ, बोले प्रिंसिपल साहब हैं तो तुम्हारे बड़े वो, अच्छा खैर उन्होंने लिख दिया अनुमोदित। मैं खुशी खुशी लिया, अब तो वाइस चांसलर ने लिख दिया, अब क्या है। मैंने कहा सर, उन्होंने ऐसे देखा, बोले जाओ थीसिस जब लिख लो तो वहीं वाइस चांसलर ऑफिस में जमा कराना, हम तो नहीं करेंगे, इंग्लिश वाली हमारे यहाँ कर देना, हिंदी वाली। मैंने कहा ये तो मैं तो समझ रहा था इट्स बिग अचीवमेंट, वाइस चांसलर लिख दिया। फिर लोगों ने कहा गवर्नर साहब क्या चले जाओ, जबकि आप इंग्लिश में लिख सकते थे। नहीं इंग्लिश में तो मैंने लिखी थी, हिंदी अतिरिक्त लिखी। ओके राइट। मैं कह रहा हूँ ना, नॉर्म के हिसाब से अंग्रेजी लिखी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी जिद थी कि हिंदी को भी स्वीकृति मिलनी चाहिए। हाँ, एक लड़ाई थी। ये लड़ाई थी, सिद्धांतों की लड़ाई थी। मैं हिंदी भाषा को समृद्ध होने देखना चाहता था कि भाई हिंदी भाषा चिकित्सा क्षेत्र में, ये केवल ही फिल्मी लैंग्वेज, गानों की लैंग्वेज या बातचीत की लैंग्वेज ना रहे, ये विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान इन सब में भी फले फूले, ये मेरा कॉन्सेप्ट था। तो उसमें गवर्नर साहब थे बी सत्यनारायण रेड्डी, साउथ के। लोगों का कोई बात नहीं, मिल के आओ। मैंने कहा पता नहीं हिंदी विरोध में हो क्यों हो। खैर मैं गवर्नर साहब से मिला, उन्होंने सुनी पूरी बात। बोले यार इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में हिंदी नहीं होगी तो कब कहाँ होगी। उन्होंने कुलपति को फिर लिख दिया कि जाओ इसको अनुमोदित किया जाता है। मैं फिर गया अपने प्रिंसिपल साहब के पास, मैंने कहा सर अब तो गवर्नर साहब ने, तो जाओ गवर्नर हाउस में जमा कर देना। वो भी एरोगेंट, वो भी बड़े ज़बरदस्त। अच्छा कहाँ मैं 24 24 साल का लड़का उस समय, और कहाँ वो टॉल पर्सनालिटी, नेशनल स्तर पर उनका नाम था, बड़े आदमी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के हमारे हेड भी और प्रिंसिपल भी। तो उन्होंने एक थीसिस, उन्होंने समझी लड़का पागल है, थोड़ा सा इसको डरा देते हैं। तो एक थीसिस कमेटी होती है, उसके पास मेरे पास नोटिस आया, थीसिस कमेटी ने आपको बुलाया। 3 लोग बैठे हुए थे, 3 प्रोफेसर। हालांकि उनमें से एक प्रोफेसर अभी भी हैं और वो हिंदी में लिखते हैं। ठीक है। तो सुनिए उन्होंने मुझे अड़काया, तुम्हें पास होना कि नहीं होना। मैंने कहा नहीं। क्या मतलब, तुम्हें मालूम है तुम फेल हो जाओगे। हमने कहा सर मालूम है फेल हो जाए, कैसे। हमने कहा साहब पंगा हो गया, तो हेड भी है प्रिंसिपल भी है, जो चाहे चुटकी में फेल कर देंगे हमको, तुमको फेल हो जाओगे फिर भी तुम जिद पे लड़े हुए। तो हमने क्या करें सर, अब जिद तो जिद है, तो क्या करोगे। तो उस समय कैंपस में इंटरव्यू हुआ करता था, ये प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज का, पीएमएस जिसको बोलते हैं। तो मेरा इंटरव्यू हो चुका था और मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर एक रखा हुआ था, मैं जेब में डाल के ले गया था। मैंने कहा आज यही पूछेंगे ये। बोले क्या करोगे जब फेल हो जाओगे। मैंने कहा सर 92 में मेरा एग्जाम है, 92 में फेल हो जाऊंगा मैं, और ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, इसमें मैंने एक्सटेंशन मांग लिया है, तो मैं नौकरी ज्वाइन कर दूंगा। फिर मैंने कहा 94 में गुरुजी, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल और हेड हैं वो रिटायर हो रहे हैं। फिर बोले, मैंने कहा 2 साल बाद मैं एग्जाम दे दूंगा, 14 से पास हो जाऊंगा। इतना लंबा सोच लिया है तुमने, और कोई तुम्हारा प्लान भी नहीं। मैंने कहा कोई प्लान नहीं मैंने जिंदगी में। मैंने कहा मैं प्लान भी बनाता हूँ, मैं एक ही प्लान बनाता हूँ, ठीक है, तो उसी को एग्जीक्यूट करता हूँ। भगवान मुझे शक्ति और सामर्थ्य देता है। बोले तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हमने बताया उन 3 में से एक हैं अभी, अब वो भी हिंदी में लिखते हैं। तो उन्होंने भी गेट आउट कहा। मैंने कहा अब तो आदत पड़ गई गेट आउट सुनने की, चले आए। अब रात में मैच में जैसे बैठते नहीं, तो सब हमारे यार दोस्त सीनियर सब कहते भाई देखो ऐसा है, 92 की बात हो गई, एग्ज़ाम हो रहा भाई नवंबर में एमडी का, एमएस का। एक लड़का तो पक्का फेल होने वाला है, वो बैठा है किनारे सूर्यकांत। ओके, मजाक उड़ाया जाने लगा, मजाक भी ले रहे थे और मॉरल डाउन भी करते थे। तो मैंने कहा फेल तो होना ही है। तो मैंने पढ़ाई बहुत मेहनत से की। ठीक। तो 2 इंटरनल एग्जामिनर होते हैं, 2 एक्सटर्नल। तो मैंने सोचा कम से कम एक्सटर्नल एग्जामिनर को ये मन में गिल्टी हो जाए कि यार हमने गलत लड़के को फेल कर दिया। फेल तो मुझे होना ही है, लेकिन ये एहसास करा दूं जो जिंदगी भर उनको एहसास कराता रहे कि गलत लड़के को फेल हो रहा है। अब बताइए, बहुत बड़ा प्रश्न मैं दर्शकों से पूछता हूँ कि मैं फेल हुआ कि पास। यदि पास हो गए आप, जब आपने ये सोचा है कि गलत पास नहीं हुआ,
बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द एमडी का गोल्ड मेडल लेकर पास हुआ। वाह, और इसकी स्टोरी भी बड़ी है। दैट्स तो खैर फाइनल अंत भला तो सब भला, ईश्वर ने मेरा साथ दिया। अच्छा, कैंची धाम में नीम करोली बाबा, चूंकि मैं उनका भक्त हूँ, जब मैं भी आप भक्त मेरी हूँ। केबिन में आए तो नीम करोली बाबा की फोटो जब तस्वीर देखी तो आपने कहा मेरे पीछे जो तस्वीर बाबा की आनी चाहिए फोटो में। मेरे केबिन में भी लगी और आपके हाँ केबिन में भी लगी लगी है। सो नीम करोली बाबा को क्या समझते हैं कैंची धाम में का? घर है और फरुखाबाद में मेरी ससुराल है। हाँ, कैंची धाम इधर कुछ सालों में इसलिए पॉपुलर हो गया है क्योंकि वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट पर्सनालिटीज हैं दे हैव विजिटेड देयर, तो इसलिए नाम हो गया है। राइट, सही उनका नाम है नीब करौरी बाबा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये जो नीब करौरी है एक गांव का नाम है, एक रेलवे स्टेशन का नाम है, और वो फरुखाबाद में मेरी ससुराल में। वैसे तो मैं बचपन से ही दर्शन करता रहा हूँ। बाबा ने वहीं, आपने देखा होगा, आपने जब दर्शन के नीचे गुफाएं बनी हुई हैं, इतनी गुफाओं में पूजा की है, वहीं उनको आध्यात्मिक शक्ति मिली। तो मैंने बताया ना, मैं बहुत कर्मकांडी नहीं हूँ। मैंने बताया ना, मेरी पत्नी 1 घंटा पूजा करती है, और हमारा बेटा भी हमारे पे चला गया, प्रांजल, वो भी ज्यादा पूजा नहीं करता। बिटिया सूर्याती वो मम्मी पे चली गई, वो अपना पूजा कर लेती है, दवाओं में, प्रभाव में, सद्भाव में, कैसे भी करती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब, जैसे कहा ना आपने कहा शॉवर वाली अपनी बात बताई, तो मैं भी जब नहाता हूँ तो जितने छोटे मोटे मंत्र श्लोक याद है मैं उसी दौरान पढ़ लेता हूँ। जैसे एक गायत्री मंत्र पढ़ लेता हूँ, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय बोल लेता हूँ उतनी देर, जितनी देर नहाता हूँ। और उसके बाद मैंने खुद ही बताया, भगवान सूर्य को जल चढ़ा देता हूँ। बस 24 घंटे में मेरी पूजा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, धार्मिक एक्टिविटी करिए, यही है। मैं लेकिन जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं देखता हूँ धार्मिक केंद्र, पुराना मंदिर है, वो क्यों, मेरा मानना है कि जैसे थोड़ी देर बाद आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने लगता है, ऐसे ही आपकी भी जो एक पावर है आपके अंदर, एनर्जी, वो थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है, और बीच बीच में उसको रिचार्ज कराना जरूरी है। तो जब भी जो आपकी धार्मिक आस्था है, आप मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, मंदिर में जाएं, गिरजाघर में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ जाते हैं, अच्छी लोगों से सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं या कुछ भी करते हैं, तो यू गेट स्पिरिचुअली चार्ज। और जब स्पिरिचुअली चार्ज हो जाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी पावर बढ़ जाती है, आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, आपकी क्षमता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, सब कुछ बढ़ जाता है। अब जब कैंची धाम, आप नीम करोली धाम गए, तो नीम करोली, मैं एक तो दर्शकों का क्लियर कर दूं कि कैंची धाम इज नॉट नीम करोली धाम। ये बाबा का मुख्य नहीं है। नीम करोली धाम, बाबा ने बहुत सारे मंदिर बनवाए, कैंची धाम इज वन ऑफ देम। इट बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ द विजिट ऑफ द स्टीव जॉब्स एंड फेसबुक के जो स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इन सब लोग, एंड रॉबर्ट अल्बर्ट, तो बहुत सारे लोग आने लगे। मैं भी गया हूँ, बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन असली स्थान आप सब लोगों को दर्शन करना तो फरुखाबाद में नीम करौरी है। नीम करौरी, वहाँ पे ओरिजिनल मंदिर है, वो गुफाएं आपको देखने मिलेंगी जहाँ बाबा जी ने पूजा की थी, जहाँ ट्रेन रुकी थी, वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। हाँ। और वो बाई दी वे उनसे उन्होंने टिकट मांग लिया। हाँ। तो उनका, भाई हम तो बाबा है, हमारे पास ना पैसे हैं ना कुछ है, टिकट है नहीं। बोले गेट आउट, उनको नीचे उतार दिया, और उसके बाद वो ट्रेन चली नहीं। हाँ। 48 घंटे तक अंग्रेज इंजीनियर उस पर काम करते रहे। हाँ। और ये उठ के आगे वही नीम करौरी धाम पे अपना पूजा पाठ करने लगे। वो नीम करौरी रेलवे स्टेशन पे, वहीं पे गांव में पूजा करने लगे। तो फिर लोगों ने कहा कि भैया बाबा जी से क्षमा याचना करो तब ये ट्रेन चलेगी। सो दैट फेलो केम टू बाबा जी, उनसे नमस्कार पूजन जो भी किया होगा, क्षमा मांगी होगी, तब जाके वो ट्रेन चली। ये घटना है जो हुई थी, उसी के कारण उनको प्रसिद्धि मिली, वहीं से शुरू होती है। अच्छा, आप जब नीम करौरी धाम के जो मंदिर है, वो वहाँ पे गए, 2 गुफाएं हैं, अगर आपने देखो, एक तो बाहर है मंदिर के, मंदिर के मेन के नीचे बेसमेंट में जो है, एक थोड़ा आगे है ना। तो दोनों गुफाएं में विजिट किए हैं, और दोनों में बैठिए तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं ना अंदर जी। क्या ऐसे लगता है कि बाबा बैठे हैं कहीं से, तो ओम का या राम का उच्चारण चल रहा है, चिंतन चल रहा है, और आप जब आंखें खोलेंगे तो कोई नहीं दिखेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने इतने मंदिरों में जाता हूँ, हमारी पत्नी कहते हैं ये मांग लो वो मांग, मैं कुछ नहीं मांगता, प्रभु के दर्शन करके चलाता हूँ, बस बैठे हैं। लेकिन बाबा के सामने जब मैं होता हूँ तो मैं पता क्या कहता हूँ कि बाबा आपकी स्पिरिचुअल चार्जेस बहुत जबरदस्त थी, थोड़ी चार्जिंग मेरी भी कर दो। क्या बात है सर, कुछ नहीं मांगता हूँ, कुछ नहीं, बस यही चाहिए ना मेरी, क्योंकि मेरा ये मानना है किसी भी डॉक्टर का पेशेंट जो ठीक होता है, देखिए डॉक्टर वही है, दवाएं वही हैं, कुछ ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक होते, क्यों? तो दवा और दुआ जब मिलके दोनों काम करते हैं तो मरीज ठीक होता है। आप सिर्फ दवा से ठीक कर लेंगे तो फिर आगे आपके मरीज मर क्यों गए? बहुत सारे मरीज को नहीं मर पाते हैं। राइट। तो इसलिए डॉक्टर को तो अपनी स्पिरिचुअल चार्जिंग करानी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, जैसे नीम करौरी धाम की आप बात बता रहे हैं कि 2 गुफाएं हैं, दोनों में ऐसे लगेगा बाबा जी साक्षात बैठे हैं, लेकिन कैंची धाम भी आप गए हैं दर्शन करने? गए हैं।
कैंची धाम में और नीम करोली धाम में दोनों में फ़र्क कुछ नज़र आया आपको एनर्जी फर्क है। जो एक कुटिया गांव में जैसे होती है उससे गोबर से लिपा हुआ एक छोटा घर नीम करोली, वो नीम करोली है। नीम करोली है। और एक बढ़िया फर्स्ट क्लास मंदिर बेंगलोर जो है वो कैंची धाम। कैंची धाम है ये पहाड़ियों के बीच में। बाकी एनर्जी सेम, बाकी एनर्जी तो ठीक। जो एनर्जी कैंची धाम में है वही नीम करोली धाम मैं में। कंफर्टेबल नीम करोली में ज़्यादा नीम होता हूँ, करोली में रहता हूँ। लेकिन एनर्जी तो वहाँ भी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि एकदम अद्भुत पॉडकास्ट हुआ है। और उससे बड़ी खुशी मेरे लिए इसलिए है क्योंकि सर ने धरोहर टॉक भक्ति के लिए भी एक बहुत प्यारा सा कंटेंट दे दिया है जो नीम करोली बाबा के लिए डेडिकेटेड चैनल है। एक चीज़ जो हम लोग मिस कर गए हैं वो है कोविड की चीज़। जी जी जी। कोरोना को हमने नहीं लिया। जी। तो जो कोरोना आया तो उत्तर प्रदेश सरकार में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनना था। हाँ। और उसी समय एक दवा आती है आइवरमेक्टिन। मेरा व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ। उन्हें कहीं से पता चल गया डिपार्टमेंट को। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने मुझे बुलाया, कहा हम चाहते हैं कि यूपी में ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बने जो आसानी से अवेलेबल हो और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो। तो फिर यूपी के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाने के लिए मैं एक्सटर्नल एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट हुआ। वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना, पूरी दुनिया में सराहा गया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब ऑल कोविड अफेयर का मैं इंचार्ज था, तो उसके बाद सरकार ने हमें हर उस जगह पे भेजा जहाँ जहाँ कोविड ज़्यादा था। आगरा, कानपुर, मेरठ। और सेकेंड वेव में तो मुझे प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र वाराणसी में भेजा गया, सिंगल मेंबर कमेटी टू रिव्यू द क्यू। और वहाँ 3 दिन के अंदर ही भगवान की कृपा से अच्छी हो गई। जब कोविड टीकाकरण शुरू हुआ 16 जनवरी 2021, मुझे डेट अच्छी तरह याद है, प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन को लॉन्च किया। उस समय हमारे यूनिवर्सिटी में जो हायरकी में जो ऊपर के लोग थे वो सब कोविड पॉजिटिव थे। तो नेशनल हेल्थ मिशन का रात में 10 बजे एक दिन पहले 15 जनवरी को मेरे पास फ़ोन आया, डॉक्टर सूर्यकांत आप भी टॉप 10 डॉक्टर्स में आते हैं हायरकी में, तो क्या आप कल कोविड का टीका लगवा सकते हैं, क्योंकि मेरे सामने समस्या है कि हायरकी वाले लोग पॉजिटिव हैं। मैंने कहा हाँ लगवा लेंगे। तो वो जो सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोविड का पहला टीका मैं नहीं लगवाया। फिर शुरू में कोविड को लोग लेके वैक्सीनेशन को डर रहे थे, तो फिर बहुत सारा अवेयरनेस करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन ने मुझसे कहा एंड दे अपॉइंटेड मी ब्रांड एम्बेसडर फॉर कोविड वैक्सीनेशन। तो मैंने कोविड टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर का भी काम किया है, कोविड के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको भी बनाया है। और फिर सेकेंड वेव में जब गाँव के लोगों में मृत्यु ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी मोर्चा लिया और उसमें ये था कि पहले कोविड को टेस्ट करो, रिपोर्ट आ जाए तब ट्रीट करो। तो मैंने कहा नहीं, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। ये मेरा डायलॉग बहुत फेमस हुआ। मैंने कहा जांच वाँच के चक्कर मत लो, जांच तो आएगी रिपोर्ट 5 दिन बाद गांव वाले की, तब तक तो कोविड अपना निर्णय ले लेगा। तो मैंने कहा अगर सिम्टम है और कोविड पल्स ऑक्सीमीटर से 94 से नीचे जिसका ऑक्सीजन आ रही है, उसको 4 दवाएं 5 दिन दे दो, कोरोना खत्म। तो वो मेरी 4 दवाएं 5 दिन का कोर्स फिर पैकेट में बांट के बहुत सारे एनजीओज ने बांटा गया। वहाँ वाराणसी में भी, काशी में भी बांटा गया, सब जगह बांटा गया। बहुत सारे एनजीओ ने, मैं सबको एनजीओ को नाम नहीं ले सकता, सबका धन्यवाद देता हूँ कि उन सब लोगों ने, एक प्रधानों की नेटवर्किंग है, 6000 प्रधान उसके मेंबर हैं, उसमें भी मेरा एक वेबकास्ट हुआ और बताया गया कि मैंने कहा ग्राम प्रधान जी कुछ मत करना, बस एक पल्स ऑक्सीमीटर ले लेना, जिसके घर में बुखार है, सर्दी जुकाम हो रहा है, वहाँ पल्स ऑक्सीमीटर से नापना, 94 से है तो ये पैकेट 4 दवाएं 5 दिन मिल जाए सरकार से तो ठीक है, ना मिल पाया, मान लो कहीं सुविधा ना हो तो आप बाजार से खरीदो मात्र 50 रुपए की दवाएं। तो वो मुझे अच्छा अनुभव रहा और मेरा भी छोटा योगदान है इस उत्तर प्रदेश में योगदान करने का। और मैंने जो बनाया था ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने उसको वायरल किया लगातार। एक संपादक तो कहते थे हाँ भाई आज डॉक्टर सूर्यकांत आए हैं, पेन पेंसिल लेके बैठो, आज कुछ नई चीज़ बता के जाए। तो उसके बाद नो डाउट सर, आपने बहुत मेरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का तमिल में, गुजराती में उसमें कन्वर्जन हुआ, बहुत सारे पूरे देश में फैला। सभी दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ और उम्मीद है कि जो पॉडकास्ट ये हुआ है, अगर आपने एंड तक देखा है तो एक एक बात, एक एक चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए काम की है। जिस इंस्ट्रक्शंस को, चाहे आप टीबी की बात कर रहे हो, चाहे आप अस्थमा की बात कर रहे हो, एलर्जी की बात कर रहे हो, या इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हो, पर्यावरण की बात कर रहे हो, हर चीज़ आपको काम आने वाली है। और बस एक और चीज़, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करें ना करें, शेयर कर दीजिएगा
उससे लोगों का भला हो जाएगा। जो लोग इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ से उनको उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और एक और चीज़, अगर मैं, सर ने मुझे नहीं बोली, मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपको, क्योंकि पॉडकास्ट से शायद में भी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई होंगी, तो आप डायरेक्टली सर का चैनल है यूट्यूब पे, डॉक्टर सूर्यकांत के नाम से, ठीक है, आप जाके सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर की शुरू से लेके लास्ट तक बहुत सारी जो जिसमें सर का स्पेशलाइजेशन है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको भी देख के आपको फ़ायदा हो सकता है। नो डाउट सर, आपने देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है, बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। अपने लोग हैं, इनको मैं जितना कर सकता हूँ करता रहा हूँ, और आगे भी भगवान मुझे सामर्थ्य दें। नाउ आई एम नो वर्ड्स कि हम कुछ आपसे एक्स्ट्रा बोल के आपकी तारीफ़ कर सकें। और यही बोलेंगे अंत में कि थैंक यू, देश के लिए, प्रदेश के लिए यूं ही करते रहिए। आपका योगदान ये देश की जनता, प्रदेश की जनता हमेशा सराहेगी और उसका शुक्रिया अदा भी हमेशा करते रहेगी, जिसका फ़ायदा हमारे देश की उन्नति, तरक्की और निरोगी काया जो हम लोग कहते हैं उसमें काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट। सभी दर्शकों को।